अभी तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक है वो। कई चीज़ें जो है नहीं, कई चीज़ों में कमियां हुई और उस कमियों का अब ये देखिए, इसको कहते हैं संघी हो गए, अब मैं वामपंथी होता हूँ। राहुल गांधी को तभी इंडिया समझना पड़ेगा, वो इंडिया में है नहीं, राहुल गांधी पहले से बेहतर नहीं हुए हैं, उनकी मीडिया इमेज बेहतर बनाई गई है पर वो बेहतर नहीं हुए। खैर मुझे लगता है नौकरी ज़्यादा जरूरी थी, प्रधानमंत्री का फ़ोन मैं तो रोक देता कि सर अभी आएगा तो मैं तो रोक दूंगा, सर अभी बिजी हूँ मैं। आज किसी का आर्टिकल में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एआई हिंदी राइटिंग के अंदर बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा क्योंकि कंटेंट नहीं है, तो एआई नहीं सोच सकता उसको। किसी का एक आपने देखा होगा मिलियन चला गया, उसके बाद कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया, आप देखेंगे उसे कुछ एक वीडियो चले और फिर खत्म हो गया, लेकिन एंड में कंटेंट और क्वालिटी ही टिकेगा। नमस्कार, अमर उजाला काव्य देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपाली अग्रवाल। और अगर आप जनता स्टोर में गए हैं और अगर आपने ढाई चाल चली है तो अब बारी है कि आप खुद से बेहतर हो जाएं। तो आप खुद से बेहतर कैसे होंगे ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं नवीन चौधरी जी, जो इस किताब के लेखक भी हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि वो खुद से बेहतर कैसे हुए और लोगों को खुद से बेहतर कैसे कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नवीन जी। धन्यवाद दीपाली। सबसे पहले तो आप खुद को बेहतर महसूस कर रहे हैं कल से? काफ़ी ज़्यादा, मतलब आज तो यहाँ आने के बाद से मैं और ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि अब मैं अमर उजाला में आ गया हूँ, आपके सामने इस पर बात कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा बेहतर और क्या होगा। और आपकी किताब पढ़ के लोग खुद से बेहतर कैसे होंगे? आप तो बेहतर हो गए। मुझे लगता है कि हम लोगों ने कई चीज़ें सीखी हैं। सीखने के ना 3 तरीके होते हैं। पहला होता है कि आप कहीं पढ़ते हैं, दूसरा होता है कि आप किसी को देखते हैं, उससे सुनते हैं, और तीसरा आप खुद करते हैं। तो मैं करने वाला काम कर चुका हूँ। अब मुझे लगता है मैंने जो किया है, क्या अगर वो चीज़ें मेरे लिए काम आई हैं तो किसी और के भी काम आ सकती हैं। और बहुत सारे लोग हैं, मेरा अकेले का नहीं, सिर्फ बहुत सारे ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जो कि साधारण बैकग्राउंड से होते हुए बेहतर होते गए हैं। तो उन सब की कहानियों को लेते हुए हमने कहा कि वो जो पहला हिस्सा होता है कि पढ़ना और किसी को देख के सीखना, वो काम ये किताब करेगी। तो अगर हम देखें तो आप पढ़ के और देख के 30% के आसपास सीखते हैं, 70% आपका है। तो मैंने पहला 30% जो है पाठकों को दे दिया है, रिमेनिंग 70% उन्हें करना है। लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनको हम सेल्फ हेल्प कैटेगरी में रखते हैं और अधिकतर यही किताबें बिकती भी हैं, चाहे सिग्नल पर हम देखें या कई दुकानों पे इसी तरह की किताबें उपलब्ध रहती हैं। आपकी जो किताब है वो बाकी सबसे अलग कैसे है? 2 चीज़ें हैं। सेल्फ हेल्प की किताबों के साथ क्या हुआ है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो हिंदी में भी आती हैं वो आपकी अनुवादित होती हैं, विदेशों की लिखी हुई। जैसे सबसे ज़्यादा डेल कार्नेगी पढ़े जाते हैं। डेल कार्नेगी ने 1930 में लिखा था। 1930 की किताबें हम पढ़ रहे हैं, उनकी किताबें आज भी बहुत काम की हैं। लेकिन मेरा जो फोकस था वो बहुत स्पेसिफिक था। पहली चीज़ ये थी कि आप अपनी पर्सनैलिटी और अपने करियर, इन 2 चीज़ों को आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये भी विदेशों में लिखा गया है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख के नहीं लिखा गया। ये एक फ़र्क आता है। वहाँ जब कॉर्पोरेट के उदाहरण आते हैं, वो कॉर्पोरेट के उदाहरण या जीवन के उदाहरण जो है वो उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको भारतीय एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। उन ऑफिस में जो प्रैक्टिकली जो कुछ होता है, ये एक फ़र्क आता है। दूसरा जो कारण है वो सारा फिर से विदेशी पाठकों को ध्यान में रख के लिखा गया है। मैंने जब यहाँ पे लिखा है तो मैंने इस बात को ध्यान रखा कि आपके मेरे जैसे लोग जो छोटे शहरों से हम आए, मेट्रो में आकर हम लोगों ने अपनी जगह बनाई है, हम लोगों की सोच एक हिंदी की सोच है। हिंदी की सोच के साथ हम इस अंग्रेजी की कॉर्पोरेट की दुनिया में आगे सर्वाइव करते हैं, हम अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि हम जिस समाज में रहे वो अलग है। तो हमारा समाज किस तरह का है, हमारी परवरिश कैसे होती है और हमें जब इस एनवायरनमेंट में आना है हम कैसे ग्रो करेंगे, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा गया कि भारतीय पाठकों के हिसाब से, भारतीय परिवेश के हिसाब से किताब है। तो ये किताब आप कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय संस्कारों के साथ जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए किताब है, इसीलिए वो बाकी सबसे अलग है। भारतीय संस्कार कहते ही वो कहीं ना कहीं ना वो पॉलिटिकल एंगल में जाता है, तो वो नहीं है। भारतीय संस्कार से मेरा तात्पर्य ये है कि भारतीय समाज, हम जिस तरह से हमारा समाज सोचता है, करियर को लेकर हमारी जो दृष्टि है या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर जो दृष्टि है, उस दृष्टि की अगर हम बात करें तो उस दृष्टि को लेते हुए ये किताब लिखी गई है। लेकिन हम जहाँ हमारा जो आपने राजनीति की भी बात कर दी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं, नारे हैं जो चलते हैं कि जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनिए आप। लेकिन अपनी किताब में बहुत सारी जगहों पे यही लिखा हुआ है कि आप कैसे अच्छी जॉब को पाएं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये कहना बहुत अच्छा लगता है, ये वाकई अच्छी बात है कि जॉब देने वाला बनिए, ज़्यादा रोजगार होंगे। लेकिन क्या हर आदमी जॉब देने वाला होगा तो जॉब करेगा कौन? तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। जॉब देने वाला आप बने, लेकिन आपको जॉब करने वाले लोग भी तो चाहिए। जॉब देने वाला एक आदमी होगा जो कि 10 आदमी को रखेगा, वो 10 के 10 ही जॉब दे रहे होंगे तो काम कौन करेगा?
तो ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपको हमेशा नियोक्ता भी चाहिए और एम्प्लॉय भी चाहिए, दोनों चाहिए। ये जो पहला पार्ट है इसका, ये पहला पार्ट है कि अगर आप एक नौकरी करते हैं, और भारत में हर किसी के लिए संभव नहीं है कि आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप करें, आप सबके पास इतना पैसा नहीं होता। मुझे आज नौकरी छोड़ते हुए अपना काम शुरू करने में 20 साल मुझे नौकरी करना पड़ा है, क्योंकि मैं जिस दौर में कॉलेज से निकला था, एक मध्यम वर्गीय परिवार होने के नाते नौकरी ही मेरा ऑप्शन था। तो उस दौर में मैंने किया, मैंने काम सीखा। तो यहाँ पर जो है हम पहली बात ये करें कि आप काम सीखिए, आप पहले नौकरी करने योग्य बन जाइए। नौकरी करने योग्य बनने के बाद आप अपने आप इस काबिल हो चुके होंगे, आप कई ऐसी चीज़ें सीख चुके होंगे जो कि आपको नौकरी देने योग्य बनाएगी। इन्फोसिस में आजकल नारायण मूर्ति जी बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन आप देखिए कि नारायण मूर्ति के बेटे ने भी पहले किसी और कंपनी में काम किया। आप लक्ष्मी मित्तल के बेटे का अगर आप देखेंगे तो उन्होंने किसी और कंपनी में जाके नौकरी की, क्योंकि अपनी कंपनी में तो उनको जाहिर सी बात है कि मालिक के बेटे की तरह देखा जाएगा। लेकिन सीखना इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वो किसी और कंपनी में जाते हैं, एक आम कर्मचारी की तरह वहाँ काम सीखते हैं। काम सीखने के बाद 2-3 साल काम करके वो एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी जगह पर आते हैं। तो काम सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम इसमें स्किल सेट की बात करें, शायद कुछ एक चैप्टर्स हैं, जैसे कि रिज्यूमे बनाने की बात है या इंटरव्यू के सवालों की बात है, इन दो को अगर आप छोड़ दीजिए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ नौकरी की ही बात कर रहा है। आप नौकरी देने वाले बने, आप एंटरप्रेन्योर बने, या आप आम जिंदगी में जाएं, ये चैप्टर सभी जगह काम आने वाले हैं। अच्छा, आपने नारायण मूर्ति की बात की है, तो वो जो भी बयान उनके आ रहे हैं सोशल मीडिया पे सब जगह से लेके, लोग उससे सहमत भी हैं, कुछ असहमत भी हैं। लेकिन आप जब ऐसी किताबें लिख रहे हैं और आप एक लंबा समय बिता भी चुके हैं नौकरी में और फिर आप अपना काम भी कर रहे हैं, तो आपके पास दोनों एक्सपीरियंस है। आपको क्या लग रहा है, नारायण मूर्ति जी ठीक कह रहे हैं? मतलब इतना काम करो कि अपने लिए समय ना बचे। नारायण मूर्ति जी की जो सोच है वो प्रगति की दृष्टि से अच्छी सोच है। वो जो सोच रहे हैं वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहे हैं। जब उनके सारे एम्प्लॉय काम करेंगे तो निश्चित तौर पे उनकी कंपनी की तरक्की ज्यादा होगी। तो सेल्फिश हैं? मैं बिल्कुल हाँ कह सकते हैं। मैंने इस पे एक बार पॉडकास्ट भी किया था अपने पॉडकास्ट पे, कि उनकी सोच एक एंटरप्रेन्योर की सोच है। काम करना चाहिए, एक उम्र में निश्चित तौर पे आपके पास आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो मेहनत वाली बात तो उनकी ठीक है। हो सकता है वो कहना कुछ और चाह रहा हो, ट्रांसलेशन कुछ और हुआ हो, लेकिन जो सामने हमारे आ रहा है वो ये है कि हफ्ते में 70 घंटे की उन्होंने बात की थी। उनके लगातार कई बयान आए, बहुत आए, उसके बाद भी कहते रहे, वो अपने आप को बचाते रहे। हफ्ते में 70 घंटे का अर्थ है कि आप 12 से 13 घंटे एक दिन में काम करेंगे, जो कि व्यावहारिक नहीं है। किसी भी व्यक्ति के काम करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना, आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है। तो 12-13 घंटे काम करने के बाद कोई शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रख सकता। तो कर्मचारी की दृष्टि से मुझे लगता है गलत है। बल्कि मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर को भी आप मेहनत जरूर करें, लेकिन अपने परिवार के लिए और अपने लिए समय निकालें। और क्या फ़ायदा है इतना पैसा कमाने का अगर आपके पास अपने परिवार के साथ 2 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं है। तो मुझे लगता है कि नहीं, इतना नहीं, मेहनत करें। उनकी मेहनत वाली बात से मैं सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि एक उम्र होती है जिसमें आप मेहनत कर सकते हैं। 28-30 साल 35 साल की उम्र तक आप दौड़ सकते हैं। तो आप दौड़िए, उस बीच में जितना कर सकते करें। उसके बाद एक सस्टेनेबिलिटी तो आपको चाहिए ही चाहिए। नारायण मूर्ति जी आपकी बात सुन के खुश तो नहीं होने वाले? गनीमत है मैं IT वाला हूँ नहीं और मुझे नौकरी भी नहीं करनी है, तो ठीक है। तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी पूरी लाइफस्टाइल, अपना शेड्यूल, लिखना, पढ़ना, फिर अपनी जो भी आप काम भी करते हैं वो भी? देखिए, सबसे पहली चीज़ है मैं कैलेंडर बनाता हूँ हर चीज़ का। ये मुझे समझ में आया कि एक समय के बाद हमें चीज़ें याद नहीं रहती। बहुत सारे काम हमारे साथ हैं। उम्र के साथ अगर उम्र के साथ ऐसा लगता है, लेकिन अब अगर मैं इस चीज़ को ध्यान देता हूँ तो शुरू में मेरे पास काम भी तो कम ही आते थे। जब मैं फ्रेशर था तो मेरे को काम भी तो 2 ही दिए जाते हैं। 2 काम याद रखना बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे आपके पास काम बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारियां पर्सनल और दोनों जगह बढ़ेंगी। तो इसलिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप उसको नोट डाउन करना शुरू करें। अच्छा, जिस समय हमारे पास काम कम था, क्या हमने उस समय में गलतियां नहीं की? काम छूटे क्योंकि हमें याद नहीं रहा दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना था, तो हम भूल गए। तो पहली चीज़ मैं ये करता हूँ कि सबसे पहला है कि आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन करें। आप चीज़ों को नोट करना शुरू कीजिए। नोट करने से ये बेनिफिट होता है कि आपको रेगुलर देखना है, आपको पता है क्या क्या करना है, आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। आज जब आपके साथ मुझे यहाँ आना था तो जो हमारा टाइम तय था, मैंने आपको सिर्फ 10 मिनट पहले का टाइम दिया था और वो टाइम ऑड टाइम था। लोग कहते हैं कि मैं 12:15 आऊँगा, 12:30 आऊँगा। मैंने आपको प्रॉपर एक पर्टिकुलर टाइम दिया था और मैं 12:20 पे आपके फ्लोर पे आ चुका था। तो ये जो कैलकुलेशन था, ये मेरा बैकवर्ड कैलकुलेशन था कि मैं कितनी देर मुझे सुबह किस किस चीज़ को खत्म करना है आपके पास आने से पहले, तैयार होने से लेके। ये बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं पूरे दिन का शेड्यूल बनाता हूँ। मुझे इतनी चीज़ें करनी है, कहाँ तक मुझे कितना समय देना है, और वहाँ से निकलता हूँ। दूसरा, आपको डिसिप्लिन जो है खुद से होना पड़ेगा। आपको बहुत चीज़ों पे स्ट्रिक्ट
अपने ऊपर भी नियम लगाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कर सकता कि अब अगर आपसे मुझे बात करते हो मज़ा आ रहा है तो मैं अगली मीटिंग को खिसका दूं। ये मेरी इमेज को ख़राब करता है, मेरी या किसी भी प्रोफेशनल की इमेज को ख़राब करता है। तो मेरा सबसे पहला तरीका यही है कि मैं ये अंदाज़ा लगाता हूँ कि मुझे किस किस चीज़ में कितना समय लगना चाहिए और मैं उसके हिसाब से कैलेंडर बना के काम करता हूँ। एक कहते हैं कि परफेक्शन हमेशा ज़रूरी नहीं होता। अगर आप में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है तो आप परफेक्शन को मात दे सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि परफेक्ट मैं कभी था नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये दो चीज़ें मैंने अपने लाइफ में फॉलो की हैं। और मैं ही नहीं, जब आप इस किताब में उदाहरण पढ़ेंगे, जिन लोगों के हम उदाहरण दे रहे हैं और जिनके उदाहरण नहीं भी हैं, आप अपने आसपास देखें, जिन लोगों ने इन दो चीज़ों को फॉलो किया है वो अपनी ज़िंदगी बहुत आगे बढ़े। तो आपकी जो पहली 2 किताबें थी वो तो आपकी छात्र राजनीति पे थी। ये किताब अचानक एक छात्र राजनीति पे थी, दूसरी राजनीति पे थी। हाँ, राजनीति पर थी जी। वो एक अलग श्रेणी है। अब अचानक से एक अलग श्रेणी, सेल्फ हेल्प, इस तरह की किताब, तो ये कहाँ से मतलब हालांकि इस किताब में लिखा हुआ है कि वो मोटिवेशन कहाँ से मिला जी, पर अचानक से आप उस बात के लिए मान गए कि हाँ ठीक है अब सेल्फ हेल्प पर आते हैं। अरे ज्ञान बहुत है ना तो हमने कहा ज्ञान दे देते हैं भाई। पॉलिटिक्स पता थी, वो बता दी। असल में क्या है कि एज अ राइटर मैं क्या चाहता हूँ, बहुत सारे राइटर्स को लेके आप तो साहित्य का रेगुलर देखती हैं, आपको पता है बहुत विवाद होते हैं कि क्या रुगदी है क्या साहित्य है। मैं इन चक्करों में पढ़ा ही नहीं। अच्छा, ज्ञान क्या है आपकी कहानी में, मैं उस चक्कर में भी नहीं पढ़ा। मुझे दो चीज़ें समझ में आती है कि मैं आपसे जब भी बात कर रहा हूँ, एज अ राइटर बात कर रहा हूँ या एज अ स्पीकर बात कर रहा हूँ, आपका टेक अवे क्या है, वो कहानी के फॉर्मेट में हो या वो नॉन फिक्शन के फॉर्मेट में हो, पाठक का टेक अवे, पाठक का, हाँ, वो क्या लेके जा रहा है। जब मैं उपन्यास लिख रहा था, ये वो दौर था जब राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा थी, वैचारिक मतभेदों के चक्कर में रिश्ते खराब होने लगे थे। और मैंने अपनी किताबों में कोई ज्ञान नहीं दिया, दोनों उपन्यासों में ज्ञान नहीं दिया। मैंने राजनीति का वो रूप आपको दिखाया जो कई बार आपको नहीं नजर आता। एक कुछ अनुभव था, कुछ रिसर्च थी। तो एक मेरे तरफ से ये टेक अवे था कि आपको मज़ा तो आए पढ़ते हुए, मज़ा आने के साथ आपको एक गंभीर विषय भी पता लगे। जैसे सेकंड बुक बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस करती है कि कैसे आसपास का एनवायरनमेंट आपके दिमाग से खेलता है और आप सोशल मीडिया पे वो लिखते हैं जो आप असल में आप नहीं हैं, जो आप नहीं लिखना चाहते थे, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद पाठक एक बार तो सोचे कि मैं जो रिएक्ट कर रहा हूँ क्या वो ठीक है। तो ये मेरा एक कहानी के साथ है। लोग इन्फ्लुएंस होकर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं जी, तो हमें उस चीज़ को करने के नहीं, पहले खुद बेहतर बनो और उसके बाद इन्फ्लुएंस करना शुरू करो। तो इसलिए कहानियाँ थी। जब खुद से बेहतर की बात आती है तो मैं चूँकि कॉर्पोरेट में रहा, मेरे साथ बहुत सारे पाठक जो हैं मेरे, वो कॉलेज में थे जब मेरी शुरुआत हुई। अब उनमें से कॉलेज से पास आउट हुए, अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे बहुत सवाल, बहुत लोग मुझसे फ़ोन पे इनबॉक्स में सवाल पूछते हैं। मेरे से जितना होता है मैं उनको बताता भी हूँ। अभी आप सोशल मीडिया पे रिव्यू देखेंगे तो दसियों लोगों ने ये बात लिखी है कि मैंने इस दौर में नवीन जी को फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे ये बात बताई। तो एक मेरे पास वो अनुभव है, तो जो मेरे पास पहुँच सकते हैं उनको तो मैं बता सकता हूँ। जो मेरे पास नहीं पहुँच सकते, जो मेरा अनुभव है, किताब मेरे पास बहुत अच्छा माध्यम है, तो मैं उसका इस्तेमाल क्यों न करूं। तो ये कारण था कि इसको मैंने दिया। आगे मैं लिखूंगा, प्रेम कहानी भी लिखूंगा, राजनीति भी लिखूंगा और शायद नॉन फिक्शन में कुछ और भी लिखूं, सेल्फ हेल्प और भी लिखूं। लेकिन हाँ, जो भी मैं आगे लिखना चाहूंगा उसका कोई न कोई टेक अवे सबके लिए होगा। ये तो कंटेंट का टेक अवे हो गया कि एक लेखक ने इस तरह का कंटेंट दिया, पर एक लेखक की खुद की भी छवि होती है। आप तो तमाम साहित्य उत्सवों में जाते भी हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, तो एक लेखक की छवि होती है ना कि इन्होंने राजनीति वाले उपन्यास लिखे हैं, तो उसी संबंधित वो उसकी पर्सनैलिटी को मानने भी लगते हैं। अब यहाँ पे तो आपकी छवि कुछ और अलग होने वाली है। छवि तो आपने सोचा नहीं कि बीइंग राइटर तो ठीक है, वो राजनीति वाला लिख रहे थे तो उसी को कैरी करते हैं, या उपन्यास लिख रहे थे तो उपन्यास ही लिखते हैं? नहीं, छवि में कैद क्यों होना है अपने को? किसी कारण से आप क्यों छवि में कैद होना चाहते हैं कि क्या आप किसी और चीज को करने की योग्य नहीं है? मैं तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि 10 मिनट तो मैं किसी भी टॉपिक पे बोल दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा किसको नहीं आता है क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, 10 मिनट का पता लग जाए। लेकिन कुछ एक क्षेत्र हैं जिसमें मेरी रुचि है। राजनीति मेरी रुचि का विषय है। मैं जो किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारी किताबें आपको मेरे घर पर नॉन फिक्शन मिलेंगी जिसमें राजनीतिक घटनाक्रम या पॉलिटिकल बायोग्राफीज होंगी। तो उससे मेरी समझ आती है। मैं सोसाइटी को लेके जो भी हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, सोसाइटी कैसे चेंज होती है, आपको कुछ किताबें मेरे घर पे उस तरह की मिलेंगी। उपन्यास भी कई आपको ऐसे ही मिलेंगे जो विभिन्न दौर को दिखाते हैं। तो ये मेरा पढ़ने का टेस्ट है जिससे मैं सीखता हूँ। दूसरा, कॉर्पोरेट में मैंने काम किया है। कॉर्पोरेट में काम करने के साथ ही साथ मैं एक आम मध्यम वर्गीय घर का भी तो हूँ, जो कि देश में 50% तो जनसंख्या वही है। तो मैं इन सब के बीच का कहीं का हूँ। तो हम सब जो है ना एक साथ कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें जान सकते हैं।
तो मैं बस इसीलिए, मेरे को वो छवि की दिक्कत नहीं है। और मेरी छवि की अगर आप बात करें तो प्रैक्टिकल लोग जानते भी थे कि मैं प्रोफेशनल हूँ। तो मुझे तो बहुत सारे लोग इसकी वजह से जब पहले से ही सलाह मांगते हैं, जब मैंने किताब नहीं लिखी थी तो मेरी इमेज तो ऑलरेडी बनी हुई है। तो अगर हम इमेज की भी बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ भी कोई दिक्कत है। प्रेम मैंने नहीं लिखा, जबकि ये बहुत से मेरे दोस्तों को उम्मीद थी आप तो साहित्य के शशि थरूर। शशि थरूर ने बताइए, स्कूल से मेरे दोस्तों को ये मानना था कि मैं पहली किताब जब भी लिखूंगा वही लिखूंगा। तो वो भी जो है एक जिस तरह से मैं चीज़ों को, रिश्तों को देखता हूँ वो मेरा निजी है। मैं सोशल मीडिया पे जितना हंसी मजाक करूँ, मेरी अपनी गंभीरता मेरे अंदर है, तो उस चीज़ को मैं राइटिंग में लेके आता हूँ। तो इसलिए वो मुझे नहीं लगता छवि जो है बहुत मैटर करती है। तो फिर साहित्य का शशि थरूर क्यों कहते हैं आपको? ये जो हुआ ये हंसी मजाक में शुरू हुआ सारा। और मैं चलिए इसके साथ आपको एक और लोग गंभीर तो नहीं हो गए लेकिन नहीं, मैं आपको इसका एक वो बताता हूँ किस्सा। और ये फिर से मैं वहीं जाऊंगा कि कैसे आपके दिमाग से खेला जाता है। हाँ। बहुत पहले, अच्छा, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बचपन से मैं कोएड में पढ़ा, तो लड़कियां मेरी बहुत मित्र रही, हमेशा आसपास रही, और वो अभी तक है ऐसा ही। संभवतः व्यवहार की वजह से हो या जो भी कारण हो, लेकिन मेरे साथ लोग कंफर्टेबल होते हैं। तो महिलाएं मेरे जीवन में हमेशा रही हैं। एक दिन मैंने कोई पोस्ट लिखी थी, बाल में बस ही कुछ शैम्पू वैम्पू किया, तो बाल जो है वो मेरे को लगा थरूर के स्टाइल में बन रहे हैं। तो मैंने एक पोस्ट लिख दी थी, मैं हिंदी का शशि थरूर होना चाहता हूँ। अच्छा, आपने खुद लिखा? मैंने एक पोस्ट लिखा था, और ये बहुत पहले की बात है। हाँ। मैंने ये लिखा था कि मैं हिंदी का शशि थरूर होना चाहता हूँ, हेयर स्टाइल वैसी हो गई है, बस बीवी जिंदा है। तो जैसा मेरा ह्यूमर चलता रहता है, वो ह्यूमर उसी स्टाइल में मैंने लिख दिया। इस बार ये बात आई गई हो गई, किसी ने किसी को पोस्ट लिखा? हाँ, मैं वाइफ से परमिशन लेके डालता हूँ। तो इस पोस्ट का असर आप देखिए कि उसके कुछ समय के बाद हमारे ऑफिस का एक इवेंट हुआ। उस ऑफिस के इवेंट में ऐसा हुआ कि मैं अकेला पुरुष था, बाकी जो है महिलाएं थी चारों तरफ। तो किसी ने उस पर लिख दिया कि अब नवीन जी हिंदी के शशि थरूर हो गया। किसी एक ने लिखा, किसी ने पढ़ा, और वो अपने आप चलना शुरू हो गया। तो मैं आज सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ सिर्फ आपके सामने बात कि शुरू कहाँ से हुई थी कहानी। तो उसके बाद जिसने भी वो तस्वीर देखी, उसने वो नहीं, उसके बाद भी अक्सर ऐसा हुआ है कि इवेंट्स में ऐसा होता है कि महिलाएं ज़्यादा होती हैं, तो लोगों ने उसी तरह के कमेंट करने शुरू किए। और यही जो चीज़ है, इसी तरीके से आपका परसेप्शन गलत बिल्ड होना शुरू होता है। 2.5 में जब मैं बात कर रहा था, मैं यही बताना चाह रहा था कि कैसे एक छोटी सी चीज़ आपके दिमाग में प्लांट हो गई। अगर मैंने उस दिन वो न लिखा होता तो मुझे नहीं लगता कि ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती। एक छोटी सी चीज़ मैंने लिखी, कभी किसी ने मेरे बारे में लिखा था कि ये तो मार्केटिंग वाले अब लेखक बनेंगे, जब मेरी पहली किताब आई थी। तो किसी ने आलोचना मतलब करने के हिसाब से लिखा था, बताओ मार्केटिंग वाले अब लेखक बनेंगे। और उसके बाद 1 साल तक लोगों ने मेरे बारे में वही लिखा कि मार्केटिंग वाला लेखक है, मार्केटिंग वाला लेखक है। वो लाइन पकड़ ली लोगों ने। हाँ, जनता भेड़ चाल में चलती है। तो जनता भेड़ चाल में चलती है, तो मुझे भी उस ब्रांडिंग को चेंज करना था। तो मैंने ब्रांडिंग को थोड़ा सा डाला और चेंज हो गया। अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलती हूँ दोस्तों, हमें नवीन जी की लाइफ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल गया है ना, शशि थरूर जी। अच्छा, तो जब आप अपना काम कर रहे थे, आपकी कोई भी किताब नहीं आई थी, तभी से साहित्य में दिलचस्पी थी आपकी? मेरा नहीं, मैं घनघोर साहित्यिक आदमी नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला आदमी अभी भी नहीं हूँ। मैं, आपके फेसबुक पोस्ट कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं पढ़ने वाला आदमी हूँ। मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि जैसे साहित्यिक विमर्श हिंदी में चलते हैं वैसा नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे किसी विषय की जानकारी चाहिए, तो मैं उस किताब को उठाता हूँ, उस किताब को पढ़ता हूँ, बस खत्म। इससे ज़्यादा मेरा कोई नहीं है। मैं ये नहीं देखता कि वो किताब जो है किसी महान साहित्यकार ने लिखी थी, कि वो लुगदी है, कैसा होगा, ये जो इस विमर्श में नहीं पढ़ना। मेरा पर्पज़ है कि या तो मुझे नॉलेज मिले या मेरा एंटरटेनमेंट हो। तो आप चाहते भी नहीं है कि लोग कहें कि नवीन चौधरी एक साहित्यकार है? नहीं, मुझे इससे फ़र्क क्या पड़ता है। जो मुझे पढ़ता है, क्या उसको पढ़ के मज़ा आया, मेरा फ़र्क मुझे इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। बाकी जनता को कहना जो कहते रहें। फणीश्वर नाथ रेणु ने जब अपनी किताबें, कहानियाँ लिखनी शुरू की थी, तो उस दौर की जब आप आलोचना पढ़ेंगे तो उनको खारिज कर दिया गया था। उनके बारे में कहा गया कि आंचलिक लेखक है, इसके लेखन में आंचलिकता बहुत आती है, ऐसा है, ये नहीं चलेगा। बहुत हुआ। आज जिन्होंने कहा था उसमें से कोई नाम बता दे, कहीं किसी आर्टिकल में आपको मिलेगा, तब पता चलेगा फलाने ने ऐसा लिखा था। अदरवाइज उनका नाम कौन जानता है, पर रेणु को हम सब जानते हैं। तो मैटर ये करता है क्रिएटर के लिए, और ये क्रिएटर से मेरा तात्पर्य यहाँ सिर्फ साहित्य से नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, आप इस बात को फोकस कीजिए कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, क्या वो मैं बेहतर बना के दे रहा हूँ। आपने बेहतर बना के देना शुरू किया, आपकी आलोचना तो होगी ही। आप बुरा बनाएंगे तब भी होगी, बेहतर बनाएंगे तब भी होगी। तो आप कोशिश कीजिएगा आप बेहतर बना दीजिए। जिसके पास जाएगी वो उसका महत्व समझेगा, वो उसको अपने पास रखेगा। अब इसको कोई साहित्य माने ना माने, लेकिन जब इसको पाठक पढ़ के रिस्पॉन्स इस तरह का आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरा काम तो हो गया।
वो तो पाठकों की प्रतिक्रिया है, लेकिन आपको क्यों लगा जब आप इतनी अच्छी जॉब भी कर रहे थे और आपने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन के बारे में, अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में भी यहाँ लिखी हैं, तो जब आप कर रहे थे तो छात्र राजनीति पर आपको क्यों लगा कि किताब एक लिख लेता हूँ, लोगों तक पहुँचाता हूँ? थोड़ा सा मेरा अनुभव था छात्र राजनीति का। आपने की हुई है? हाँ, मैं पार्ट था, छात्र राजनीति का हिस्सा था, मैंने आंदोलन किए हैं, जेल में भी गया उस आंदोलन तो के आपने दौरान। राजनेता बनने का नहीं सोचा, लेखक बनने का सोचा? चुनाव लड़ना हमेशा राजनेता होना नहीं होता। राजनीति को मुझे लगता है कि बदलने के लिए मायने करता है कि कोई भी, जो भी इसका हिस्सा है, जो भी क्या, हर आदमी हिस्सा है। आज आप और मैं यहाँ बैठ के कहें हमें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, और सरकार कहे कि मित्रों आज रात से 8 बजे से, तो आपको पता है मेरे आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। या अगर कोई राजनेता कहे कि आज से जो है सरकारी नौकरियां फलाने को मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी, तो आपको पता है आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ओवरऑल हम जो कुछ भी कर रहे हैं, राजनीति का हम हिस्सा है। मायने ये रखता है कि मैं जिस रोल में हूँ उस रोल में चीज़ों को कैसे चेंज करता हूँ। एक वोटर के तौर पे मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल के तौर पे या मैं एक राइटर के तौर पे, हम सबका अपना एक रोल है, उस रोल में हम कैसे चेंज करते हैं। तो राजनीति में आने से वो चेतना जगी। पहली चीज़ मुझे ये समझ में आई छात्र राजनीति में कि आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। वो आवाज़ आप अकेले उठाइए। एक रेप केस हुआ था यूनिवर्सिटी के दौरान, और उस केस के ऊपर तब मैं सेकेंड ईयर में था, 19 साल का था मैं। पहली बार मैंने एक नुक्कड़ नाटक लिखा था, जो मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं लिख सकता हूँ। वो शायद पहला अनुभव कॉलेज के दौरान उस नुक्कड़ नाटक का मंचन हुआ, और मंचन इतना चला कि उसका प्रभाव पड़ने लगा लोगों के ऊपर। मुझे लगता है कि वो समय और ये दौर है 97-98 का दौर है, जिस समय लड़कियों को छेड़ना कॉमन सी बात थी, क्योंकि शाहरुख खान हमें यही बता रहे थे, तू है मेरी किरण। तो हमारी फिल्में भी जो है 90 के दौर में बहुत एक अच्छा वो नहीं दे रही थी मैसेज, उस समय मैसेजिंग भी गड़बड़ा रही थी। तो यूथ तो वही देख रहा है। अगर मैं उस दौर में 150 लड़कों को भी ये बता पाया कि नहीं भाई, ये जो आप कर रहे हैं गलत है, कैरेक्टर असैसिनेशन आप नहीं कर सकते, एक रेप केस जो है क्राइम है, आपको उसका विरोध करना है, मैं उस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या, तो मुझे लगता है कि राजनीति में मैंने अपना हिस्सा निभा दिया है। तो मैं पढ़ सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, तो मैं राजनीति में इस तरीके से अपनी हिस्सेदारी रखूंगा। फिर किताब लिखने का आइडिया? किताब लिखने का आइडिया मुझे आया 2016 में। मतलब ये तो था तब कि आप जॉब में थे? तब मैं जॉब में था। मुझे ये तो था कि मैं लिखूंगा कुछ, और मैं प्रेम कहानी ही सोच रहा था, जैसा सब पहले सोचते हैं। लेकिन 2016 में जब वो किताब, जब एक घटना हुई यूनिवर्सिटी में, तो लोग 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। अब जो डिवाइड हुए, यहाँ पर मैं राजनीतिक विचारधारा की बात नहीं करूंगा, आपका जो भी विचारधारा है मैं सहमत हूँ उससे, दोनों से ही सहमत हूँ, ठीक है, इस पर बात करेंगे अपन। जी। तो अब यहाँ पर लेकिन मूल मुद्दा ये है कि जो आप सामने देख रहे हैं वो सामने हो नहीं रहा था, हो तो कुछ और रहा था। और मुझे एक दिन पहले मतलब पीछे कुछ और चल रहा था, और आप बल्कि आप अगले 3 दिन की खबरें पढ़ लीजिए, जिसका नाम उस नारेबाजी के अगले दिन सबसे पहले आया था, उसका नाम गायब हो गया पूरे सीन से, क्योंकि उसके पिता सांसद थे। तो यहाँ पर जो है राजनीति पूरी बदल गई, और आप किसी और के ऊपर पिल पड़े, क्योंकि जिस राजनेता ने सेटिंग की और अपने बच्चे को वहां से निकाल लिया। तो इस तरह की घटनाएं हमने देखी। तो मैंने कुछ चीजें इस तरह की यूनिवर्सिटी के दिनों में भी देखी हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति का जो पिछड़ा पक्ष है, जो आपको भावुक बनाकर अपने हिसाब से चलाता है, आपको वो पता लगना चाहिए। तो फिर मैंने कहा प्रेम कहानी तो लिख दी जाएगी, प्रेम तो शाश्वत है। ये वो समय है जब यंगस्टर्स को मुझे ये बताना जरूरी है कि आप एक बार रुकिए, सोचिए और फिर एक्शन लीजिए। तो ये उसके पीछे आइडिया था। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नवीन जी की भी एक राजनीतिक विचारधारा तो है, बताऊं कौन सी वाली? संघी विचारधारा। यहाँ पे मैं फिर से वही बात कहूंगा, हाँ, विचारधारा किसकी नहीं होती है, मेरी भी है। एक राइटर के तौर पे या एक इंसान के तौर पे आपकी विचारधारा होनी चाहिए। अब यहाँ पर फिर से माइंडसेट की समस्या है। हमने क्या किया, बाइनरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि ब्रांडिंग कैसे हुई। अगर मैं आपके किसी बात से सहमत नहीं हूं तो मैं वामपंथी हो सकता हूं या संघी हो सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन योर आइडियोलॉजी। तो लोग अभी क्या हो रहा है इस पूरे दौर में कि चाहते हैं जो मैं कह रहा हूं वही कहें। अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो मुझे बहुत सारे वामपंथी ये भी कहते हैं कि मैं न संघी हूं न वामपंथी हूं, उनका ये मानना है। मेरा एक चीज माननी है, और मैं इसको बड़ा क्लियरली हमेशा कहता हूं कि एक, मैं मानता हूं कि राष्ट्र होता है, मैं जिस देश का हिस्सा हूं उस देश का हिस्सा हूं, देश की बाउंड्री जो है उसका सुरक्षित रहना महत्वपूर्ण है। मैं नहीं कह सकता कि नहीं यार किसी को बुला के मेरे देश में बिठा दो, हम ही पहले बहुत सारे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, ये कहते ही मैं संघी हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने राष्ट्र की बात, क्योंकि मैंने राष्ट्र की बात की है। लेकिन अब इसके आगे की मेरी बात सुनिए, इसके आगे आपको ध्यान होगा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई थी।
मैं कैसे किसी आदमी को मरते हुए देख सकता हूँ, कैसे आप किसी आदमी को मार सकते हैं। हालांकि उस पर चर्चा हो रही है कि वो किस कारण से हुई, वो विवाद नहीं करते। मूल चर्चा ये थी कि कुछ खाने को लेके हुआ। मैं मिथिला से आता हूँ। मिथिला में ब्राह्मण जो है वो मछली खाते हैं, मैं खाता हूँ। आप कल को आके मुझे मारना शुरू कर देंगे कि आपने कैसे खाना ये खा लिया, आपने मछली कैसे खा ली। मैं इसके विरोध में हूँ। मैं किसी भी हालत में किसी आदमी के खाने के टेस्ट के कारण मैं ये नहीं मान सकता कि साहब आप इसको मार दीजिए। तो जैसे ही मैंने ये कहा, अब मैं क्या हो गया, अब मैं वामपंथी हो गया। तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि आपके एक विचार के आधार पर आपको तय कर दिया जाता है ये ठीक, ये गलत। दूसरा, शायद संघी कहने के पीछे, क्योंकि मैं राजनीतिक विशेषज्ञ भी हूँ और मैं नंबर्स की बात करता हूँ, नंबर और लोगों का बिहेवियर मुझे समझ में आता है। तो मैं प्रायः उस आधार पर बताता हूँ कि जनता कैसे देख रही है, कैसे सोच रही है। तो जब नंबर्स मतलब अगर चुनाव की जब मुझसे बात की जाती है, मैं चुनाव मतलब विश्लेषण जब हाँ, मैं पैनल पे भी जाता हूँ, टीवी पैनल पे, तो वहां पर जब मैं बात करता हूँ नंबर्स के साथ बात करता हूँ। जब मैं नंबर्स की बात करता हूँ तो जिसको पसंद नहीं आता वो जाहिर सी बात है कहेगा कि ये तो उधर के विचारधारा के आदमी है, तो उसके साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से लोग डिवाइड हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी पसंद की कहते रहें तो आप ठीक हैं, अदरवाइज ये तो मुझे लग रहा है आम ही बात हो गई है, जो हर किसी व्यक्ति के साथ ही हो रहा है कि अगर आप उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है तो आप दूसरी विचारधारा तो अगर मुझे कहना हो राइट वर्सेस लेफ्ट को छोड़ के मेरी आइडियोलॉजी क्या है, तो मैं अपने आप को नेशनलिस्ट सोशलिस्ट के तौर पे देखना पसंद करता हूँ। तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? अभी तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक है। वो कई चीजें जो है नहीं, कई चीजों में कमियां हुई और उस कमियों का, अब ये देखिए इसको कहते हैं संघी हो गए, अब मैं वामपंथी होता हूँ कि उन्होंने 2014 से 2019 के बीच का जो पूरा पीरियड है, अगर आप उस पूरे पीरियड को देखें तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जिसकी आलोचना विरोधियों ने की थी, लेकिन हमने उसकी तारीफ की, हमें तो ठीक लगा। जैसे जनधन योजना फॉर एग्जाम्पल। अब अगर आप गाँव में जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी सरकारी स्कीम का पैसा सीधे अकाउंट में जा रहा है। वो करप्शन जो है कम हुआ, होता ही होगा करप्शन पूरी तरह से, जिसको आप रास्ता तो लोग क्योंकि निकाल बीच में लेते हैं, कोई है नहीं, तो ज्यादातर पैसा सीधा जा रहा है। आवास योजना के ऊपर मुझे एक बार मैंने किसी को कहा था कि भाई हमारे तो जो घर में काम कर रही हैं वो घर चली गई है, उनको पैसा मिल रहा है। उनका मानना है कि इसी सरकार को वोट देंगे। तो एक विरोधी विचार के आदमी नाराज हो गए, कहते हैं अब आप मेड समाज शास्त्री हो चुके हैं। लेकिन सच्चाई मेड समाज शास्त्री, क्योंकि वो थी ना, मेड थी, मेड समाज शास्त्री हो गए हैं कि आप उसके आधार पर तय करेंगे। हाँ, लेकिन वो लोग जो है खुद बताते हैं कि हमारे ड्राइवर ने क्या सोचा, मेड ने क्या सोचा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी को सूट करता है। तो ये सब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी जिन्होंने कहीं न कहीं बेनिफिट उस निचले तबके को पहुंचाया जिसको अपन 1947 से फायदा पहुंचाना चाहते हैं। 19 से 23 के बीच में नेशनल बहुत सारे हुए। मैं मानता हूँ 370 हटनी चाहिए थी, हटी, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरे जीवन पर फर्क क्या पड़ा, 14 से 19 की आप योजनाएं देखें, उसके अंदर आम आदमी के जीवन पे फर्क पड़ा था। 19 से 23 में बड़े बड़े फैसले हुए पर आम आदमी के जीवन पे फर्क नहीं पड़ा। और भारत की जनता समझदार है। परिणाम 2024 में आपके सामने है कि उन्होंने ये तो बता दिया कि साहब कुछ चीजें ठीक थी लेकिन कुछ ठीक नहीं थी, रिजल्ट कम हो गया। तो अब जब आप इस तरह का एनालिसिस को करेंगे तो उसके तुरंत बाद आपको कह दिया जाता है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं चल रहा है। बाकी अगर हम दूसरी पार्टी में, ताकि फिर वो संघी का ही ठप्पा न रह जाए, तो मुझे शशि थरूर बहुत ठीक लगते हैं। उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है, प्लस इंडिया की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे काफ़ी ठीक लगती है। और इसलिए नहीं कि मुझे हिंदी का कहा जाता है, बट ही इज़ द वन हु इज़ डिजर्विंग। तो उधर से अंग्रेजी भी अच्छी है, अंग्रेजी भी अच्छी है, हाँ, हिंदी भी वो सीख रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो काफ़ी अच्छे हैं, जो कि आपको, मुझे लगता है कि देश को जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह की सोच के साथ होंगे। इससे पहले शायद इंदिरा गांधी ऐसी आई थी। और राहुल गांधी को तो अभी इंडिया समझना पड़ेगा। वो इंडिया में पहले से बेहतर हुए नहीं, राहुल गांधी पहले से बेहतर नहीं हुए हैं। उनकी मीडिया इमेज बेहतर बनाई गई है, पर वो बेहतर नहीं हुए। अच्छा, अब हम किताब पर वापस लौट कर आते हैं कि जब हम उनको ये पढ़नी चाहिए। मैंने पढ़ी। नहीं, राहुल जी को भी पढ़नी चाहिए। अच्छा, राहुल जी को उन तक पहुंचा देंगे जी। अच्छा, ये किताब पर जब हम आ रहे हैं तो इस किताब में आपने, क्योंकि जॉब रोजगार की बात की है, वहीं पर बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी आ रहे हैं कि एक भर्ती निकली किसी होटल में और वहाँ इतने लोग गए कि उसकी रेलिंग ही टूट गई। तो जब इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं और जब जॉब पर एक किताब लिखी जा रही है, तो रेलेवेंसी कहाँ रहेगी उसमें? रेलेवेंसी वहीं आ रही है, क्योंकि एक जो भर्ती, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, ये बुक में भी है। मैंने एक जॉब फेयर करवाया था। उस जॉब फेयर में हमारे पास 1250 वैकेंसीज थी। उसमें 10th 12th और ITI, ये 3 कैटेगरी के बच्चे चाहिए थे और हमारे पास 2500 के आसपास वैकेंसी बच्चे आए थे उसमें।
तो ये मानिए कि ऑन एन एवरेज 2 में से 1 को जॉब मिलनी चाहिए थी। रिक्वायरमेंट उनकी बहुत बेसिक थी, जैसे इंडिगो था तो इंडिगो को चाहिए था ग्राउंड स्टाफ। तो ग्राउंड स्टाफ का काम कि जब सामान आप देते हैं वो सामान गाड़ी में जाता है, वहाँ रखा जाता है, या जो फ्यूल भरना है, ये सब इस तरह काम है। तो यहाँ पर सिर्फ एक इतनी उसको शिक्षा चाहिए जिसके आधार पर वो पढ़ सके कि क्या इंस्ट्रक्शन है और पढ़ के अपना काम कर दे। वहाँ पर सिलेक्शन होता है 20 लोगों का 2,500 में 2,500 में, और वैकेंसीज हैं। सुजुकी आई थी, सुजुकी ने कहा कि हम तो अपने यहाँ 2 साल आपको ट्रेनिंग देंगे जो 10th पास होंगे, और उसके बाद आप फुल टाइम जॉब में आ जाएंगे, उसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा। बहुत से बच्चे उसमें इसलिए नहीं गए, कहते हैं कि अरे वहाँ जाएंगे स्टाइपेंड में 12,000 रुपये मिलेगा। अच्छा, रहने का भी दे रहे हैं, आपको रखेंगे भी, खाना भी देंगे, 12,000 स्टाइपेंड भी देंगे, और आप 10वीं पास हैं। तो वो आपको रख के और 2 साल के बाद आपको प्रॉपर जो जॉब है ITI के लिए ट्रेन कर देंगे, ITI की तरह ही ट्रेनिंग देंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। वहाँ कौन जाएगा, इतने कम पैसे मिल रहे हैं। एक तो ये माइंडसेट तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे करेंगे। वो आपने इसमें एड्रेस किया है जी, मैं आपको स्किल सेट की बात कर रहा हूँ, कमी कहाँ पर है। दूसरा हिस्सा, कुछ एक ऐसे बच्चे थे जो इंटरव्यू में उसका फोन बज रहा है। आपके साथ जब मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ तो मेरा सबसे पहला काम था कि मैंने अपने फोन को साइलेंट करके साइड में रखा है। ये एक बहुत बेसिक कर्टसी है। वहाँ उसका फोन बज रहा है इंटरव्यू में, और HR को कह रहा है कि मैं रुक जाओ, अच्छा कॉल पे पहले मैं पहले बात करता हूँ। तो क्या पता प्रधानमंत्री का फोन तो ऐसा कह सकता था वो तो खैर मुझे लगता है नौकरी ज्यादा जरूरी थी। प्रधानमंत्री का फोन मैं तो रोक देता कि सर अभी आएगा तो मैं तो रोक दूंगा, सर अभी बिजी हूं मैं। तो आपको प्राथमिकता तय करनी है, तो उनकी प्राथमिकता तय नहीं है कि उनको जो फोन आए वो उठाना है कि नहीं उठाना है। कुछ एक ऐसे बच्चे थे जिनको ये नहीं पता था CV कैसे बना के लाना है या CV को कैसे रखना है। बहुत बेसिक हाइजीन के इशू हैं। ये उन लोगों की बात है जो कि गांव के परिवेश के हैं। लेकिन वहाँ पर तो उनके पास वो बेसिक एजुकेशन ही नहीं है। यही मैं आ रहा हूँ। 2 पार्ट है। सो पहला पार्ट ये है कि आपके पास स्किल सेट नहीं है, आपको किसी ने गांव के स्कूलों में सिखाया नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के एंड पे, कोई भी राज्य सरकार हो, उसको अपने एंड पे सरकारी स्कूलों के अंदर, और ये मैं राजस्थान में चूंकि काम कर रहा था, मैंने ये प्रपोज भी किया था वहाँ पर, तब मैं नेताओं के साथ ही काम कर रहा था कि जब आपकी सरकार आए, मुझे लगता है कि आपको एक पूरा फोकस सरकारी स्कूलों के अंदर स्किल डेवलपमेंट पे करना चाहिए। सबने तारीफ की, आगे तो अभी पता नहीं क्या हुआ, या हुआ भी नहीं, या होगा कि नहीं होगा। किस तरह का स्किल? इसमें सॉफ्ट स्किल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको अगर कोई जॉब चाहिए, जॉब के लिए तो अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं जहाँ पे कि आप वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। लेकिन आपको वोकेशनल कोर्स के साथ आपको स्किल चाहिए, सॉफ्ट स्किल चाहिए, जो आपको नौकरी दिलाने में बात करेगी। ये जो फोन उठाने की घटना मैंने सिर्फ इसलिए शेयर की कि वो लड़का बात अच्छी कर रहा था, पर अगर उसने ये ना किया होता तो उसका सिलेक्शन हो गया होता। तो उसको वो बेसिक सॉफ्ट स्किल नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि मुझे कपड़े कैसे पहन के जाना है, उसे ये नहीं पता कि मुझे बात कैसे करनी है, बेसिक कर्टसी क्या है। अच्छा, इसके अलावा कॉर्पोरेट में काम करते हुए मैंने देखा कि बहुत सारे अच्छे लोगों ने मेरे अंडर में काम किया, मेरे साथ काम किया, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, पर प्रमोशन नहीं दे पाते हम उनको। प्रमोशन नहीं देने में उनको नाराजगी होती है, अरे मैंने इतनी मेहनत की थी, आपने जो कहा मुझे बताओ क्या काम मैंने नहीं करके दिया। और मैं कहता हूँ आपने सब काम करके दिया, फिर प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रमोशन अगले पद के लिए है, आप उसके लिए तैयार हैं क्या? आप मुझे दिखा रहे हैं कि मैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए तैयार हूँ। जैसे मेरे को जब पहली जॉब में मुझे काम दिया गया था, मैं एग्जीक्यूटिव था, मेरा काम एग्जीक्यूशन था। मुझे कहा कि भैया ये जाके रोड शो करा के आ जाओ, तो मैं रोड शो करा के आ गया। रोड शो करा के आने के बाद मुझे पूछा कैसा हुआ, तो मैंने कहा ऐसा हुआ, खत्म हो गई बात। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे समझ में आया कि सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि कैसा हुआ, मुझे ये बताना चाहिए कि क्या इसका फायदा हो सकता है, क्या हम और बदल सकते हैं। ये मेरा थॉट प्रोसेस चेंज होने वाला है। तो उनको लगता है कि आदमी सोच रहा है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसी तरीके से मैं आदित्य बिरला में था, तो वहां पर भी इसी तरह की बात हुई। वहां पर टीम खाली बैठी हुई थी और मैं भी खाली बैठ सकता था क्योंकि हमारे काम पास नहीं था उनके पास। हाँ, क्योंकि हमारा स्टोर जो लॉन्च होना था वो डिले हो गया था, तो 2 महीने डिले हो गया था, हमारे पास काम ही नहीं। मेरे पास काम है ना, उनके पास काम है, तो मैं भी आराम से बैठ सकता था घर पे, वो लड़के बैठ सकते थे। लेकिन उस पीरियड में मैंने बात की बाकी टीम मेंबर्स से, जिस टीम का वो हिस्सा थे, कि क्या मैं इनको अपने किसी काम में यूज कर लूँ। तो मैंने उनको लेके और 2 महीने में पूरे एरिया का सर्वे करवाया कि लोग कहाँ से शॉपिंग करते हैं, कैसे शॉपिंग करते हैं, क्या माल खरीदते हैं, और उसके हिसाब से मैंने मर्चेंटाइजिंग टीम को अपनी तरफ से फीडबैक दिया कि आप इन 4 स्टोर में सामान ज्यादा रखिए। एक आपको इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। जहाँ छात्र होते हैं वहां सबसे ज्यादा क्या बिकेगा? मैगी। ये बड़ा कॉमन सा है। जयपुर में हमारा एक स्टोर था जहाँ पर बहुत सारे छात्र रहते हैं, वहां पे मैगी नहीं बिकती थी। वहां पे शक्ति भोग आटा, ब्रांड्स का मुझे पता नहीं, मैं नाम यहाँ ले सकता हूँ अमर जला पे कि नहीं, आशीर्वाद भी नहीं, शक्ति भोग आटा हमने यूज किया, और इसी तरह के कुछ और लोकल।
कारण ये था कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो बच्चे रहने आते थे वो आते थे दौसा, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों से। ये वो बच्चे हैं जिनकी जीभ पे मैगी का टेस्ट ही नहीं है, जिनके संस्कार ये हैं कि भैया रोटी के बिना खाना नहीं होता, तो वो रोटी ही बनाएंगे। प्लस वो जिस आर्थिक बैकग्राउंड के हैं उनके लिए आईटीसी का आटा खरीदना कठिन था, तो उनके लिए हमें वो चेंज करना है। ये इंसाइट मुझे उस रिसर्च से आई। मेरे इस इंसाइट से वो बेनिफिट होता है कंपनी को। अब कंपनी कहती है कि इस आदमी ने क्या किया, कुछ नया सोचा, पूरी टीम को यूटिलाइज किया। मैंने अपने आप को एक टीम मैनेजर के तौर पे साबित कर दिया कि जो टीम मेरी नहीं थी मैंने उससे काम करवाया। मैं एक नया आइडिया को लेके आ रहा हूँ, मैं बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ। कंपनी मेरे को देखती है आने वाले समय में अगली पोस्ट के लिए, तो आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। तो इसमें 3-4 चैप्टर इसी तरह के हैं जो कि आपको ग्रोथ माइंडसेट की बात करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे कि आप कैसे अपने आप को चेंज करते हुए आगे जा सकते हैं। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल, मुझे लगता है कि पूरे एक इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है, तो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन को आपको लगता है कि स्कूल या प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में उनको ये मिल पाएगी इस तरह की बेसिक कि भाई आपका अगर इंटरव्यू चल रहा है फ़ोन मत उठाइए, अगर आप कहीं पर हैं तो फ़ोन साइलेंट कर लीजिए? देखिए प्राइवेट स्कूल्स में शुरू हुआ है। मैं अभी कुछ समय पहले एक स्कूल में दिल्ली में ही मुझे बुलाया था 11वीं 12वीं 8th 9th 10th और 11th 12th 5 क्लास के बच्चों से बात करने के लिए, जिसमें हमने लाइफ स्किल्स की बात की थी कि कौन से लाइफ स्किल आपको बेहतर। अब उनके लाइफ स्किल्स, हाँ, जैसे जिसमें हमने आप एम्पैथी की बात की, हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की थी, क्रिटिकल थिंकिंग की हमने बात की थी। तो हमने इनके ऊपर उनसे बात करनी शुरू की जो उनके हिसाब से था। उन 11-12 में से मैंने उन 3-4 के ऊपर ही बात की जो मुझे लगता है कि उस एज ग्रुप में जरूरी है। एम्पैथी डेवलप करना बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्राइवेट स्कूल्स ने तो शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि यही चीज़ अब सरकारी स्कूलों में भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में एक प्लस पॉइंट क्या है कि ये सारे बच्चे ऐसे घरों से आ रहे हैं जहाँ पर कि एक्सपोजर ऑलरेडी है। अगर मेरे बेटे को मेरे उसके स्कूल में ये चीज़ ज़्यादा ना भी सिखाएं तो मुझे अपनी माँ को देख के सीख सकता है। उनको वो होम एजुकेशन उसमें मिल जाता है। प्लस हम लोग चूंकि इस सेक्टर में हैं तो हमने अपने आप को ग्रूम किया, तो वो बच्चा हमें देख के कुछ सीखेगा। ये जो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में ये एनवायरनमेंट नहीं है, तो उनके लिए बड़ा मैटर करता है कि हम उनको ये सब सिखाएं। अच्छा, इसके अलावा आपने किताब में बात की है कि ज़रूरी है कि आप सही जगह पर सही समय पर हाँ, ये बड़ा मैटर करता है। ये भी एक बात है कि आप सही फैमिली में हो। खैर ये अपने हाथ में नहीं है। नहीं, सही फैमिली तो खैर सारी फैमिली सारी सही होती है। मेरा कहने का मतलब है कि जी मैं समझ गया आपकी बात। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मायने ये रखता है कि आप कहाँ पर हैं और वहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे। आपकी सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर सही फैमिली की दृष्टि से उस हिसाब से देखें तो मेरा परिवार तो कभी तैयार ही नहीं था। मैं पहला आदमी हूँ जो अपनी फैमिली में प्राइवेट सेक्टर में आया। तो अच्छा, सब गवर्नमेंट सेक्टर? सब गवर्नमेंट सेक्टर। तो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं था? चैलेंजिंग था। दूसरा दिक्कत कहाँ आती है, जो मैंने कहा कि एक्सपोजर। जयपुर में हम रह रहे थे, मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, संस्कृत प्रोफेसर थे, और उनके सारे जो मित्र हैं वो प्रोफेसर ही हैं। 90s का दौर ऐसा था जहाँ पे कि आपको IAS बनना है, बैंक मैनेजर बनना है या लेक्चरर बनना है। और खासतौर पे जब आप बिहार से आ रहे हैं तो ये तो फिर तो सरकारी नौकरी का तो बहुत ही क्रेज प्रमुख वो है कि इसके बिना कैसे होगा। तो मेरे फादर को ये समझना उनके लिए मुश्किल था कि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो है क्या। हालांकि वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ समझने की, उन्होंने कई लोगों से पूछा भी, तो उनको लोगों ने डरा दिया, अरे क्या करेगा, टाई पहन के क्रेडिट कार्ड बेचेगा घर घर जाके। ये उनको एक्चुअल फीडबैक मिला। तो एक पिता के तौर पे घबरा गए, कह रहे यार तुम पढ़ने में ठीक ही हो, नेट करो, अच्छे बनो लेक्चरर, नंबर अच्छे आ रहे हैं, क्यों कर रहे हो ये सब। तो मैंने MA किया, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर टाइम में महसूस हुआ कि नहीं यार ये मुझे नहीं करना था। तो मैं ये मानता हूँ कि 3 साल मेरे जीवन के खराब हुए, 2 साल MA की और 1 साल जो मैं नेट की तैयारी कर रहा था। अगर यही समय मुझे थोड़ा पहले मिल गया होता तो मैं किसी टॉप 20-30 कॉलेज के अंदर होता। इतना मैं ब्रिलियंट था, लेकिन एक फायदा ये हुआ कि मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरे MBA करने के बाद मेरी जॉब, मेरे आगे बढ़ने को जब मेरे फादर ने देखा, उनको समझ में आया कि नहीं ये तो रेस्पेक्टेबल जॉब है। तो जब मेरा छोटा भाई MBA करना चाहता था तो उसके समय में फिर ये रोक टोक नहीं आई, क्योंकि उनके पास एक अनुभव था। तो आप एक्सपोजर की बात करें तो वो एक्सपोजर मेरे फादर के पास भी नहीं था कि ये प्राइवेट सेक्टर में कैसे जॉब होगी। मेरे छोटे भाई को उन्होंने प्रॉपर जो है मौका दिया कि तुम्हें जहाँ करना है। फिर वो इरमा से करके निकला, अब वो अपनी कंपनी चला रहा है। अच्छा, वो भी आपने जी। लेकिन आपने जैसे मैंने कहा कि वो सही समय और सही जगह आप पर आपको होना चाहिए, वो लोग पहचान नहीं पाते ना कई बार। वो कैसे जानेंगे कि ये सही समय है और ये सही जगह? आपको नहीं पता होता है कई बार। यहाँ पर मैटर करता है काफ़ी, मतलब हमेशा 100% तो कभी नहीं हो सकता ये, लेकिन बहुत सी चीज़ें मायने रखती हैं कि आप कितना पढ़ते हैं, कितना आप अवेयर हैं आप अपने आसपास की चीज़ों को लेके। मैं मीडिया से मैंने अपना करियर शुरू किया था और ये दौर था जब इंडिया में रिटेल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी।
तो मुझे लगा कि मैं पढ़ते हुए ही मुझे पता चला रिटेल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। मेरा इंटरेस्ट तो मीडिया में था, रिटेल में मुझे क्यों जाना चाहिए, मेरे अंदर क्या स्किल सेट है, क्या मुझे जानना चाहिए, ये मुझे पढ़ के ही समझ में आया और वहां से मैंने अपने स्किल सेट को डेवलप किया। पढ़कर? क्या पढ़कर? स्किल सेट की जब हम बात करें, जैसे इसके अंदर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का पूरा तरीका चेंज हो जाता है। मीडिया के अंदर ब्रांडिंग का तरीका अलग है। तो यहाँ पर मैंने जो कॉलेज की पढ़ाई की वो एक तरफ हो गई, मेरा एक्सपीरियंस एक तरफ हो गया। इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना, और ये जो इंडस्ट्री है इसमें अगर मुझे अपनी मार्केटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो मुझे और कौन सी नई चीज़ करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मीडिया में जब मैं काम कर रहा था तो मेरा काम था एक तो क्रॉस प्रमोशनल टाइप्स करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दूसरा मुझे ग्राउंड इवेंट करने, प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। तो मैं इसके हिसाब से मार्केटिंग स्किल को यूज़ करता था। जब मैं रिटेल में जाता हूँ तो मेरा पहला फोकस ये था कि मेरी हर मार्केटिंग स्कीम से रेवेन्यू आना चाहिए। तो रेवेन्यू आने के लिए ज़रूरी है कि मेरी स्कीम उस आदमी तक पहुँचे जो इसको देख के सामान खरीदने आएगा। तो दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो सामान वही हो जो बिके, दूसरा वो सामान कॉपीराइटिंग कितनी चेंज होगी जिसके आधार पर वो पहुँचे, आपको क्लिक कर जाए पहली बार। तो मैंने वहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी एक केस है, मेरी सबसे सक्सेसफुल जो मार्केटिंग स्कीम थी, और इसको प्लीज़ जो हिंदी साहित्य के विमर्श में मत रह जाइएगा कि आप ये हो रहे हैं, रेसिस्ट हो रहे हैं। और 250 रुपये की शॉपिंग पे एक हाथ में मेहंदी फ्री थी हर बुधवार को। तो बुधवार के दिन सेल डाउन होती है, उस दिन सब्जी खरीदने लोग आते हैं, तो मेरे ही स्टोर पे, और प्रायः महिलाएं आती हैं सब्जी खरीदने। हाँ, तो महिलाओं को तो फायदा। तो मेरी स्कीम यही थी कि भैया आप 250 रुपये की सब्जी खरीदो और एक हाथ में फ्री मेहंदी लगवा ले जाओ। तो वहाँ लोग होता था कि भाई हम 500 रुपये का सामान खरीदे, दोनों हाथ पे लगवा दो। हाँ, अच्छा, तो ऐसा भी होता था। तो ये स्कीम है, लेकिन ये जो इंसाइट है कस्टमर का, ये इंसाइट समझना, उस इंसाइट के हिसाब से आपको पूरी स्ट्रेटेजी को चेंज कर देना। तो ये चीज़ें जो है आप पढ़ते लिखते लोगों को देखते हुए समझते हैं। तो ये मैंने उस तरह से सीखा है। तो ये जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और स्किल्स हैं, किताबों में भी काम आ रही है? किताबों में भी काम आ रही है, निश्चित तौर पे आ रही है। जैसे मैं, दो चीज़ें मुझे समझ में आई। कोई भी प्रोडक्ट मार्केटिंग से नहीं बिकता, ये सबसे बड़ा भ्रम है। उससे पूछा जाता है कि आपकी किताबें इसलिए बिक रही हैं क्योंकि वो मार्केटिंग की जा रही है। हाँ, बिक सकती है क्योंकि मैंने मार्केटिंग की, लेकिन उसके बाद जो 500 रिव्यू आए थे जिसमें लिखा कि पढ़ के मजा आया, वो मार्केटिंग से नहीं हो सकता। वो तो पढ़ने के बाद ही होगा। मैं आपको कितनी भी मार्केटिंग करके एक अच्छी चीज़ बेच सकता हूँ। एक फ़ोन बीच में आया था, कार्बन, हाँ, कितना बिका था, आज कहाँ है। एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है। 365 भी आने वाला था ना, बहुत सारे आए थे, मुझे तो याद भी नहीं अब कितने फोन आके चले गए। फ्रीडम 265। तो इतने सारे प्रोडक्ट हमारे सामने आए हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त मार्केटिंग की, लेकिन खत्म हो गए क्योंकि उसमें कुछ प्रोडक्ट खास नहीं था। मार्केटिंग का काम है आपको अवेयर कराना, आपको उसके बारे में बताना। तो मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मेरी किताब जो है वो आने वाली है, ये सबको पता लग जाए। और मैं ये भी इंश्योर करता हूँ कि मेरी जो कॉपी राइटिंग है वो ऐसी हो कि किताब का नाम और वो किस विषय पे है ये आपके दिमाग में छप जाए। तो जो मेरी किताब नहीं पढ़ता वो भी जानता है कि ये क्या है, किस विषय पे किताब है, पढ़ेगा तो जानेगा ही। और जब वो पढ़ लेगा उसके बाद तो फिर उसके हाथ में है। वो कहेगा कि अच्छी किताब है तो लोग पढ़ेंगे, वो कहेगा बुरी किताब है तो लोग नहीं पढ़ेंगे। तो भगवान की दया से अभी तक तीनों किताबों में लोगों ने कहा कि पढ़ के मजा आया। नहीं, पढ़ के तो मेरे को भी मज़ा आया। अब बाकी लोग कैसे इसको पढ़ेंगे और उसके रिव्यूज़ और आएंगे तो देखते हैं। इसके अलावा एक बात ये भी है जो अभी के ट्रेंड में है, जब हम ख़ास तौर पे जब जॉब और कॉरपोरेट और इस तरह की बातें कर रहे हैं, एआई लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत ख़तरा भी लगता है, ले ऑफ भी शायद हो सकते हैं। आप एआई को कैसे देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब्स? मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा अर्ली है ये गैस करना कि एआई क्या करेगा। अभी एआई की वजह से बहुत जॉब्स नहीं गई हैं, बहुत नहीं गई हैं। दूसरा, मेरा अपना निजी अनुभव जो एआई के साथ है, एआई अभी उतना इफेक्टिव नहीं है जितना वो हो सकता था। कुछ क्षेत्रों में जरूर वो अच्छा काम कर रहा है, हो सकता था या और हो सकता है, हो सकता है। हाँ। लेकिन उसको उस बेहतर बनाने के लिए भी इंसान ही चाहिए। आज किसी का आर्टिकल में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एआई हिंदी राइटिंग के अंदर बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा क्योंकि कंटेंट नहीं है। तो एआई नहीं सोच सकता, उसको सोचने का दिमाग, कंटेंट नहीं, अगर कंटेंट दिया जाएगा तो शायद करने लगेगा। कंटेंट कौन देगा? आप और हम ही देंगे। हाँ। तो लेकिन उसके बाद वो खुद करने लगेगा। तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई ना। वहां पे जैसे ही आपने कंटेंट दिया, आपकी जरूरत बढ़ गई। एआई अब जो कंटेंट दे रहा है उस कंटेंट को कहीं यूज होना है, और वो यूज करने के लिए फिर इंसान की जरूरत है। लेकिन वैकेंसी कम नहीं हो गई इसके साथ ही? दूसरी आएंगी। जब कंप्यूटर आया था 80s के दौर में, राजीव गांधी आए थे तो कहा कि अब ये जो है 4 लोग मिलकर जो बैलेंस शीट बनाते हैं तो एक उसमें आ जाएगा। और ये हुआ था, मैं इस समय बढ़ रहा था तो मुझे भी लगा कि किसी गलत चीज हो रही है देश में, हम बड़े होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, यही लगता था मुझे।
लेकिन आज आप देख लीजिए कंप्यूटर के बिना आपका जीवन ही नहीं चल रहा। उस कंप्यूटर को चलाने से लेके कंप्यूटर ने आपके पूरे काम को चेंज कर दिया। तो टेक्नोलॉजी हमेशा काम को आसान करेगी। काम आसान होगा और काम आसान होने के बाद उसको करने के लिए इंसान चाहिए। एक मूवी थी, शायद नया दौर नाम था, दिलीप कुमार की मूवी थी। हाँ, नया दौर। उसमें मोटर वर्सेस तांगा की रेस थी कि मोटर आ जाएगी तो बेरोजगार हो जाएंगे तांगे वाले। तो सामाजिक न्याय का दौर था, सामाजिक न्याय के हिसाब से सोशलिस्ट आइडिया के साथ वो बात हुई थी उसमें। लेकिन आप देख लीजिए कि बसें आने के बाद भी तो रोजगार मिला ही है लोगों को। ई रिक्शा से कई बार हम लोग तो इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन ई रिक्शा ने भी तो आके रोजगार उत्पन्न किया ही है। ये मैं छोटे स्तर पे बात कर रहा हूँ जहाँ कम इनकम वाले ये रोजगार है। ऐसे ही आप ऊपर आना शुरू कीजिए तो ऊपर भी टेक्नोलॉजी। अब मार्केटिंग की गूगल आ गया, गूगल ने कहा ऐड मैं चला दूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा? लेकिन गूगल को कौन बताएगा कि ऐड में कॉपी क्या होनी चाहिए, वो ऐड कहाँ दिखना चाहिए, उसकी बजटिंग क्या होगी, वो मेरी स्पेशलिटी है। टेक्नोलॉजी ने अब क्या किया, मेरे लिए उस ऐड को पहुंचाना आसान कर दिया, लेकिन मार्केटिंग मुझे ही अभी भी करनी है। स्ट्रेटेजी तो मैं ही बना सकता हूँ, वो टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती है, वो ह्यूमन ब्रेन को बीट नहीं कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये नहीं पता अभी किस दिशा में जाएगा, लेकिन जो भी चेंज आएगा आप ये मान के चलिए कि आपके लिए कुछ नया आएगा, और आपको जो नया आएगा उसके लिए आपको खुद को तैयार करना है। और यहीं पर जरूरत होती है, जब हमने बात की सही समय पे सही जगह, आप सही चीजों को देखना शुरू कीजिए कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस तरह की चीजें होंगी। मतलब एआई के साथ कैसे आप मिलके अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि अब 2 मिनट में वीडियो एडिट हो जाती है। हाँ। आप इस पॉडकास्ट का वीडियो डालिए, 2 मिनट में एडिट हो जाएगी, लेकिन क्या वो हर वो चीज कर पाएगा एआई जो आप चाहते थे इस वीडियो में? आप हो सकता है चाहते हो कि आप बैकग्राउंड पे कोई फोटो साथ में दिखे, या मान लीजिए नवीन जी ने ये जो बात बोली है ये नहीं जानी चाहिए, कट होना चाहिए। हाँ। तो इंस्ट्रक्शन तो आप ही को देना है। तो जो आदमी अभी बैठ के ये वीडियो एडिटिंग कर रहा है, अगर आप ध्यान दीजिए, ये इंस्ट्रक्शन आपको उसको भी देना पड़ता है। तो यही इंस्ट्रक्शन आपको मशीन में देना पड़ेगा। तो काम तो आएगा, तो अभी कितना आएगा, किस तरह से आएगा, ये आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन बात वही है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अभी तो रील्स का भी तो इतना ट्रेंड आ गया है कि जो भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है वो रील बना दे रहा है। तो रील ट्रेंड भी तो आ गया कि वो फील्ड पर क्या ही स्किल अपनी बढ़ाएगा। अब ये किसी को तय करना है। अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति अगर अपनी शादी की वीडियो में गाना गा दे रहा है और उसका वायरल हो गया वीडियो, मिलियंस में उसके व्यूज हैं, तो बेचारा जो इतनी स्किल एनहेंसमेंट पे काम कर रहा है तो मुझे यार तो शादी करके वीडियो बनाऊं। लेकिन क्या उसका दूसरा वीडियो उतना ही चला? ये प्रश्न नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं, हम एक उदाहरण किसी का भी ले लें, किसी का एक आपने देखा होगा मिलियन चला गया, उसके बाद कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया, आप देखेंगे उसे कुछ एक वीडियो चले और फिर खत्म हो गया। लेकिन एंड में कंटेंट और क्वालिटी ही टिकेगा। आज भी जो है, जब आपको किताबें पढ़नी होती है तो आप कुछ उन्हीं राइटर्स को पढ़ते हैं जिनका कि हमेशा आपको पसंद आ रहा है, देखते आ रहे हैं, जिनसे आपको नॉलेज मिली है। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आज भी आपके पास कुछ एक ऐसे पॉडकास्टर या ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जिनके वीडियोस से आप कोई नई चीज सीखते हैं। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको हम देखते हैं, वो आनंद लिया आपने और आप आके भूल गए। तो आपको सस्टेन करना है तो आपको निश्चित तौर पे क्वालिटी और कंटेंट पे जाना पड़ेगा। एक बात और है जो बहुत शेयर भी होती है या शायद मोटिवेट करने के लिए वो बोली जाती है कि जैसे स्लैम बुक नहीं होती थी बचपन में, तो उसमें एक सेक्शन होता था कि आप बड़े हुए क्या बनना चाहते हो। तो उसमें बच्चे अपने ख्वाब लिखते थे कि एस्ट्रोनॉट बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। वो उसके लिए कहा जाता है कि स्लैम बुक में बचपन में जो बच्चे एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे वो बड़े होकर 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, या वो साइंस से आर्ट की तरफ भी नहीं जा पाते। कहाँ पर वो बेसिक प्रॉब्लम हो रही है? मतलब क्या प्रेशर है, फैमिली प्रेशर तो होगा ही, सोसाइटी का प्रेशर, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें। प्रेशर तो है ही, पर क्या उसने एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से पढ़ाई की? मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मेरे को बायो में मजा ही नहीं आया। बाद में बनना चाहता था 5 साल की उम्र में, क्योंकि मुझे तब मजा आया कि डॉक्टर सही आदमी है। लेकिन जब मैं 10th 11th में आता हूँ तो मुझे बायो में मुझे मजा नहीं आया, मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, मैंने आर्ट्स ले ली। तो मुझे एक तो मेरा था कि मुझे समझ में आया कि सब्जेक्ट मेरा है ही नहीं, वहाँ से मैं चेंज हो गया। दूसरा है कि कई बार आपके सपने क्या हैं और आप योग्य कितने हैं, आप अपने आप को उसके लिए योग्य बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। मैंने जिस कॉलेज से MBA किया वो टॉप कॉलेजेस में नहीं आता, तो हमारे लिए तो पहला सपना था कि नौकरी मिल जाए भाई यार किसी तरह से, तो 10,000 रुपए की भी नौकरी मिल जाए तो अपन नौकरी तो शुरू करें। यही हुआ। उस दौर में अगर आप पूछें तो CMO बनना सोचना मेरे लिए बड़ी बात थी कि कैसे यार नौकरी मिल जाए यार, एक छोटी सी, यही थी। लेकिन जब मेरे पास एक काम था उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं और इसके बाद मैं आगे बढ़ूं, या दूसरा है कि चल रहा है तो चलने दो। तो चल रहा है तो चलने दो पे मैं नहीं था। लेकिन अधिकतर लोग वहीं पर अटक जाते हैं कि जो चल रहा है क्योंकि शायद एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है। दूसरा कि कई बार सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए
तो लोग ये मान ही लेंगे कि ये बच्चा साइंस लेगा या तो फिर साइंस मतलब बायोलॉजी में जाएगा या इंजीनियर बनेगा, भले वो हो सकता है अच्छा आर्टिस्ट हो। अब वो चेंज हो रहा है। अब आप देखिए कि अब ये जरूरी नहीं बचा। आज के दौर में 100% तो नहीं, लेकिन शहरों में कम से कम ये बदलाव आने शुरू हो गए कि बच्चा क्या करना चाहता है वो करे। मेरे बेटे ने फुटबॉल खेलना शुरू किया, फिर उसको जो है वो चश्मा लगा, उसको दिक्कत आने लगी, एकदम से उसको फोकस नहीं होता, उसने छोड़ दिया। हिंदुस्तानी क्लासिकल उसने सीखना शुरू किया, 5 साल उसने सीखा, शो भी किए। अब अचानक उसको लगता है कि नहीं मैं इंजीनियर बनूंगा, तो उसने छोड़ दिया। तो हम ओके हैं कि आपको जो करना है करें। ये हमारे एंड पे चेंज आया है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये चेंज और आ जाएगा। और इसी बीच जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि जब कोटा में लोग बच्चे जो जा रहे हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, वो सुसाइड कर रहे हैं, ये पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि किताब पेरेंट्स को इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें ऐसे लोगों के उदाहरण हैं जो आपको ये बताएंगे कि हमने आईआईटी नहीं किया था, हमने आईएम नहीं किया और हम इंजीनियर नहीं बने, लेकिन हम बेहतर जगह पर पहुंचे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के सर्वांगीण विकास पे फोकस कीजिए रादर देन कि उसको एक जगह पे धक्का मारने के। ये पेरेंट्स को समझना है। आपने एक बात और की थी कि बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। इसको तोड़ने के लिए कोई किताब हेल्प नहीं कर सकती, वो आप ही को तोड़ना पड़ेगा। वो एक खिलौना अपन बचपन में आता था जिसमें चाबी भरते थे, वो गुड्डा चलता था। तो आपको थोड़ी देर कोई चाबी भर देगा, गुड्डा भी थोड़ी देर, जब तक चाबी चल रही है तभी तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो आपको कोई एक आदमी एक बार मोटिवेट कर सकता है, आपको एक बार धक्का मार सकता है, लेकिन उसके आगे बढ़ने का काम आपको खुद को करना पड़ेगा, उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता। मुझे भी मजा आता है फेसबुक पे बहुत खूब बातें करने को मिलता है, कमेंट करो, लोगों से मिलो, सब अच्छा लगता है, लेकिन मुझे किताब तो लिखनी है, उसके लिए मुझे डिसिप्लिन चाहिए, टाइम चाहिए, वो मुझे ही करना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। मुझे कोई कह सकता है कि बहुत टाइम हो गया, लिखो यार, ये करो यार, यही हो सकता है, करना मुझे। तो सेल्फ डिसिप्लिन बड़ा मैटर करता है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, ये चीजें करके आपको बेहतर करना है। चलना आपको खुद होगा, चलना आपको खुद पड़ेगा। आपने एक लाइन और लिखी है इसमें कि हॉबी और काम दो अलग चीजें हैं। जी। अब हॉबी को कुछ लोग अपना काम बना पाते हैं या नहीं बना पाते, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आपका काम आपकी पसंद का नहीं है और आप किसी और चीज़ में एंजॉय कर रहे हैं, तो वो तो एक रोबोटिक सिस्टम हो गया। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है ना, क्या हॉबी आपको उतना पैसा दे पाएगी? मान लीजिए कि आपने किसी अच्छी जगह से इंजीनियरिंग कर ली, तो वहाँ आपको मालूम है कि जाके आप अच्छा पैसा कमा लोगे, कर भी रहे हो, लेकिन मन कह रहा है कि नहीं यार, राइटिंग करते तो ज़्यादा अच्छा होता। राइटिंग एक उदाहरण है, लेकिन और भी कई आर्ट के फील्ड हो सकते हैं, कोई और फील्ड हो सकते हैं जहाँ आपको लग रहा है पता नहीं इतना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे आपने अपने एक फ्रेंड की बात की जिन्होंने ये लिखा भी है कि मैं फिर टीचिंग में गया तो 8 साल में आगे होता अगर मैं 8 साल पहले ये निर्णय लेता। सब में तो वो हिम्मत नहीं होती, उनका शायद हो सकता है पैकेज भी कम हुआ हो। बिल्कुल कम हुआ उनका, लेकिन उनको मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर ये मैटर करता है कि आप पहले ये देखिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपके सपने कितने महत्वपूर्ण हैं। जब तक आपको ये डिसाइड नहीं होगा, आपकी हर चीज़ की कीमत है। मैं आज जब आपके साथ वर्किंग डे में आराम से यहाँ के बैठा हूँ तो उसकी कीमत मैंने नौकरी छोड़ के चुकाई है। मार्केटिंग डायरेक्टर था, ग्लोबल हेड कर रहा था, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि मेरी सैलरी क्या रही होगी। अब जो मैं कमा रहा हूँ उससे कम है। तो ये जो मेरे सुकून की कीमत है, वो जो बची हुई सैलरी जो मैं कम पा रहा हूँ, ये मेरे सुकून की कीमत है और मैंने ये चुना है कि वो कीमत मैं चुकाऊंगा सुकून के लिए। तो ये आपको तय करना है। जिस दौर में अगर आपको लगता है कि नहीं पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक स्थिति मेरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि हॉबी तो फिर बैकफुट पे ही जाएगी। ये तय किसी एक आदमी को करना है। जिस दिन आपने ये तय कर दिया कि मेरे लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो तय करने के बाद आपका अपनी हॉबी पे या किसी भी रास्ते पे जाना आसान है। दूसरा मैं ये और कहना चाहूँगा कि हॉबी जो लोग पैशन बनाना चाहते हैं, प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, ये ध्यान रखें कि हॉबी में मज़ा आता है, प्रोफेशन में मज़ा कभी नहीं आता। ये आपने किताब में भी लिखा है। ये सच भी है। प्रोफेशन में मज़ा नहीं आता, प्रोफेशन में आपको करना पड़ेगा। जो हमारा ये वीडियो शूट कर रहा है उनको वीडियो शूट करने में मज़ा आता होगा, लेकिन जब तक ये पॉडकास्ट चल रहा है उनको इस पॉडकास्ट का वीडियो शूट करने के लिए एक जगह पे खड़े होकर बैठ के कंटिन्यू सुनना पड़ेगा। ये बोरिंग काम है, ये उसका रेपरकशन है, ये उसका बोरिंग काम है ये उनको। लेकिन जब उनको ये हॉबी को अगर प्रोफेशन बनाए तो उनको इस बोरिंग काम को करना पड़ेगा। इसके अलावा जब उनको फुर्सत होगी तो वो क्रिएटिव चीज़ें शूट करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये इस काम का हिस्सा है। अगर आपने इस बात को समझ लिया कि हॉबी को प्रोफेशन बनाने में आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, आपका जो आनंद है वो कई जगह पे मिटेगा, आपको कई जगह प्रोफेशनल चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेंगी, तो फिर आप हॉबी को बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आप हॉबी से भी जाएंगे और करियर से भी जाएंगे। स्वॉट एनालिसिस की भी आपने बात की थी, तो स्वॉट एनालिसिस क्या है? हर आदमी के साथ स्ट्रेंथ और वीकनेस तो होती है। तो ये तो हमारा इंटरनल है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ये हमारी इंटरनल है।
ये जानना बड़ा ज़रूरी है। जैसे जब मैं पहली जॉब कर रहा था तो मुझे ये पता था कि मैं लोगों को अपने साथ जोड़ सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ थी। मेरा वीकनेस ये था कि मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा नहीं था, तो मुझे अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। ये अंदर की जो मेरी इंटरनल बात है। दूसरा जो है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये बाहरी सिस्टम्स हैं, ये बाहर की चीज़ें हैं जिसको आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस के आधार पर। सपोज़ आज मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, ठीक है। आज अगर कोई कंपनी कहती है डिजिटल मार्केटिंग ही अब होगी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हट जाएगी और हमें नए लोगों को डिजिटल मार्केटिंग ही सिखानी है, तो मेरे पास जो अनुभव है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गया। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके मैं उस चीज़ को काम कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं कंटेंट जानता हूँ और मैं मार्केटिंग जानता हूँ, ये दो है। अब मेरा एक रेयर कॉम्बिनेशन है। मार्केटिंग के बहुत सारे लोग कंटेंट समझते हैं पर वो इंग्लिश समझते हैं, वो हिंदी नहीं जानते, और जो हिंदी वाले हैं उनकी मार्केटिंग की इस तरह की समझ नहीं है जो मेरी है। तो मेरा ये रेयर कॉम्बिनेशन है कि हिंदी प्लस कंटेंट मार्केटिंग, ये मैं जानता हूँ। मैंने अपनी इसी स्ट्रेंथ को देखा और मैंने ये समझा कि आज का दौर जो है पॉडकास्ट का दौर है, डिजिटल कंटेंट का दौर है, और यहाँ पर ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मार्केट के हिसाब से कंटेंट तैयार करें कि पढ़ने में भी ठीक हो, लोगों को मजा आए और मार्केट हो जाए। तो मैं अभी जो भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो सारे प्रोजेक्ट इसी तरह के प्रोजेक्ट हैं, जहाँ पर कि मैं कंटेंट उनको शेयर करता हूँ, कंटेंट का पढ़ता हूँ, चेंज करवाता हूँ। ये कंटेंट राइटर का काम हुआ। और मैं उनको ये बताता हूँ कि किस प्लेटफॉर्म पे किस फॉर्मेट में जाना चाहिए ताकि ये मार्केट बेहतर हो सके। तो ये अपॉर्चुनिटी थी और कंटेंट मेरी स्ट्रेंथ थी, तो उसको मैंने यूज़ किया। थ्रेट है कि मार्केट में कुछ अगर नई चीज़ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया, अब वो थ्रेट था तो आपका बिजनेस डूबेगा, आप उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कैसे करेंगे। तो ये इस 4 चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है हर आदमी को तैयारी करनी चाहिए। एक आप बॉक्स बनाएं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को लिखें, और ये हर 3-4 साल में चेंज हो जाएगा आपका। जिस समय 3-4 साल में चेंज करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पहली जॉब में मेरा कम्युनिकेशन वीक था ना, दूसरी जॉब में मेरा कम्युनिकेशन ठीक था, वहां तो मुझे टीम लीड करनी थी। तो अब मेरी वीकनेस चेंज हो चुकी है। हाँ, मतलब एक टाइम वो चेंज होता चला, वो चेंज होगा। आपकी वीकनेस को आप स्ट्रेंथ बनाते जाएंगे और आपकी एक नई वीकनेस खड़ी हो जाएगी मार्केट में आई हुई अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के आधार पर। तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, आपने इस किताब में ये भी लिखा है कि व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उसके सपने, वो अपने सपनों पर ध्यान दे, उसके खुद के सपने क्या है, क्या करना है। लेकिन जिस तरीके के परिवेश से लोग आते हैं, कई बार उनके सपने सिर्फ उनके सपने नहीं होते हैं, उनके माँ पिता के भी सपने होते हैं, उनकी फैमिली के सपने होते हैं। तो वो जो प्रेशर है वो तो उनको बहुत सारी चीज़ें करने ही नहीं देता। वो चाह रहा है प्राइवेट जॉब, लेकिन फैमिली, वो उसको आर्टिस्ट बनना है लेकिन फैमिली चाहती है कि वो सरकारी जॉब में जाए। वो फैमिली चाह रही है कि वो डॉक्टर बने लेकिन वो गिटार बजाना चाहता है। उसी में आगे मैंने लिखा है कि आपके सपने कितने महत्वपूर्ण हैं आपके लिए और आप किसको प्राथमिकता देते हैं, परिवार को देते हैं या स्वयं को दे रहे हैं। आपने जो तय किया उसके हिसाब से आपको तय करना। कई बार तो वो समझ ही नहीं पाता कि किसको दूं प्राथमिकता। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको फिर किसी दोस्त की, किसी टीचर की सलाह लेनी चाहिए, एक किसी अच्छे आदमी की जो निष्पक्ष रूप से आपको ये सलाह दे सके कि आप जो कर रहे हैं उसके प्लस और माइनस क्या है। एक मेरे मित्र के पास, उन्होंने इस बारे में पोस्ट भी लिखी थी, करीब 4-5 साल पहले उनका जिस कंपनी में वो काम करते थे जॉब छूट गई, उनकी कंपनी बंद हो गई। उनको 2 अपॉर्चुनिटी आई, एक बेंगलोर में आई थी, एक जयपुर में आई थी। एक पब्लिशिंग हाउस में थी और एक टेक कंपनी में कंटेंट की थी। वहाँ वो कंफ्यूज थे, उनकी इच्छा थी कि उनको पब्लिशिंग हाउस में ही काम करना चाहिए, वो यही करना चाह रहे थे। उन्होंने मेरे से बात की और मैं चूंकि पब्लिशिंग में काम कर चुका तो नेचुरली मैं भी वही सलाह दूंगा उनको। पर मैं उनसे मिलके मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा उनको सिर्फ सुना कि वो क्या करते हैं, उनके बारे में मैंने बातें की, कहाँ कैसे पले बढ़े, क्या पसंद आया, क्या नहीं किया। करते करते मुझे ये समझ में आया कि इनको कंटिन्यूसली एक ग्रोथ चाहिए और अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, प्लस कुछ और ऐसी चीज़ें थी जो वो पब्लिशिंग हाउस में नहीं कर पाते। तो मैंने उनको कहा कि फिर आपको टेक कंपनी में जाना चाहिए। उन्होंने वो सलाह हिचकते हुए मानी क्योंकि वो श्योर नहीं थे। अच्छा, उस दौर में पब्लिशिंग हाउस उनको ज़्यादा पैसा दे रहा था टेक कंपनी से, लेकिन आज अगर वो उस हाउस में होते, पब्लिशिंग हाउस में, तो उनकी सैलरी वो नहीं होती जो टेक कंपनी ने दे दी है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को परफॉर्म करके प्रूव कर दिया, अच्छी सैलरी पा रहे हैं और अब उनको मजा आ रहा है उस काम में, तो अब वो लगातार वही काम करते चले जा रहे हैं। तो इसी इंडस्ट्री में वो रहेंगे। तो ये मैटर करता है कि आपके पास फिर कोई एक ऐसा सलाहकार हो, वो टीचर भी हो सकता है, वो कोई गाइड हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं मिलता था प्रोफेशनली, लिंक्डइन पे किसी से अच्छे लोग होते हैं, बता देते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि मैं ये सोचता हूँ। अच्छे लोगों ने तो किताब लिख दी पूरी। तो बताते हैं लोगों कि आपको क्या करना चाहिए और आप किस तरह की चीज में जाएं। मुझे खुद याद है कि एक बार मैंने किसी फाइनेंस सेक्टर में, मुझे लग रहा था पैसे नहीं बढ़ रहे थे मीडिया में, तो मैंने
तो मैंने फाइनेंस सेक्टर में किसी को मेल की थी कि साहब मेरे को ऐसे ऐसे जॉब चाहिए, मैं तो उन्होंने पूछा रीज़न क्या है, कैसे है, उन्होंने मेरे स्किल सेट को ये सब उन्होंने मुझसे ऐसे ही बात की थी। उन्होंने कहा कि नवीन, दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फॉर यू। तुम जिस तरह के माइंडसेट के आदमी हो, तुम्हें क्रिएटिव फील्ड में ही रहना चाहिए, यहाँ तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और मुझे अब ये बात समझ में आती है कि मुझे वो काम नहीं करना था, मुझे यही करना था। पब्लिशिंग, मीडिया, रिटेल, इन्हीं के अंदर मेरा जो अपना स्किल सेट है वो काम आता है। लेकिन कई बार ये भी होता है ना कि लोगों के पास स्किल भी है, उनको मालूम भी है कि वो स्किल है, वो अच्छा कर भी रहे हैं और वो उसमें बहुत लंबा समय देते भी हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता कई बार। लेकिन समय इतना चला गया है तो वो उस दोहराए पे खड़े हो जाते हैं कि अब इस चीज़ को हम छोड़ दें या फिर कुछ और करना शुरू करें। आप जो भी कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप कितने दिन इंतजार कर रहे हैं उसको समझने के लिए, कोई काम क्यों नहीं कर रहा। लोग कई साल बिता देते हैं तैयारियों में, सरकारी जॉब्स की तैयारियों में। आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि आपकी कमी कहाँ हो रही है। पार्ट 1 कि मैंने इस बार तैयारी की थी पर मेरा हिस्ट्री वीक था। अगर तैयारी की हम कंपटीशन की बात करें, आपको पता है मेरा हिस्ट्री वीक था, आपने हिस्ट्री मजबूत कर दी तो आपका रिजल्ट ठीक होना चाहिए। इसके बाद भी आपका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कहीं कुछ और कमी की है। आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो आपका इसका मतलब इंटरव्यू की स्किल आपकी ठीक नहीं है। आपको वो आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएगा। ईमानदारी से खुद को समझना जरूरी है। हम अपने साथ ईमानदार नहीं होते। अगर आप मुझे पूछे कि मेरे में क्या कमी है तो मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं मेरे से ज्यादा बेस्ट आदमी कोई है ही नहीं। हम इस मोड में होते हैं। जिस दिन आपने उस चीज को ईमानदारी से स्वीकार किया कि ये मेरी कमी है, इस कमी को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और कर दूंगा, तो आप सफल हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है बहुत सी चीजें आप नहीं कर पाएंगे कभी, उनको छोड़ देना भी सब ठीक है। मुझसे कहा गया कि आपको सेल्स में जाना चाहिए। सेल्स में मुझे हमेशा पता है कि मेरा जो नेचर है, मैं आपसे पैसा नहीं निकलवा सकता। मैं एंड में अपने उधार के पैसे नहीं निकलवा पाता यार मैं तो मैं सेल्स में किसी को सामान बेच के कैसे निकालूंगा। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, मुझे आपको बताना है कि प्रोडक्ट कितना अच्छा है, इस प्रोडक्ट को कितना कैसे यूज करना है। तो मैं इस काम को ही बेहतर कर रहा हूं, तो मैंने कभी सेल्स में जाने की कोशिश ही नहीं की। मैंने उस फील्ड को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो मुझे लगता है कि एनालाइज कीजिए, देखिए क्या छूट रहा है, और इसके बावजूद नहीं हो रहा है तो फिर आपको रास्ता चेंज कर देना चाहिए। अच्छा, कई बार तो लोग पापा का बिजनेस छोड़ के ही काम पर नहीं लग पाते हैं, मतलब अपने मन का नहीं कर पाते हैं। ये काफी हद तक, हालांकि इस चीज को मैंने यहाँ कवर नहीं किया है क्योंकि ये परिवार और उसको कन्विंस करने की बात है। ये आपका पर्सनल मैटर है, आप देखिए। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरी तरह से, क्योंकि जब मैंने किताब लिखी है तो कुछ तो जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं आपको सलाह दे सकूं। क्योंकि मैं अपनी कहानी आपको बता चुका हूँ कि मैं कैसे परिवार से आगे मैंने एमबीए किया है। मेरी और मेरे पापा की लड़ाई हो गई थी इस बार विषय पे अच्छी खासी, और पापा दुश्मन हो जाते हैं ऐसे टाइम में, तो मेरे दुश्मन हो गए थे उस दौर में। अच्छा, मुझे तब पता नहीं था कि पापा अपने एंड पे कई जगह चेक कर चुके हैं चीज़ों को। अच्छा, ओके। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बाद में पता चला कि उन्होंने उनको किसने क्या क्या कहा। बल्कि एक बार वो मुझसे किसी से मुझे मिलवाने ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको बताना चाहते थे कि आपने जो कहा था मेरा बेटा उससे बहुत बेहतर कर गया है। ये उनको तब मुझे महसूस हुआ। हुआ क्या था कि जब मुझे एमबीए के लिए पापा को कन्विंस करना था तो मुझे कन्विंस ही करना पड़ा उनको। मैंने उनको कहा कि मैं क्यों लेक्चरर नहीं बनना चाहता और क्या चीज़ें हैं जो मुझे प्राइवेट सेक्टर में हेल्प करेंगी। उनका एक डर था कि मेरा बेटा जो है, उनका डर वाजिब था कि यार इसको क्रेडिट कार्ड बेचेगा, बेचारा कैसे धूप में तक घूमेगा, उनकी चिंता वाजिब थी। मुझे इस चिंता को दूर करना था। मुझे उनके बताना था कि कॉर्पोरेट में ऐसे काम नहीं होता जैसा आपको दिखाया जा रहा है। वो जो आते हैं घर घर क्रेडिट कार्ड बेचने या कुछ बेचने, वो कोई और लोग होते हैं, वो एमबीए नहीं होते हैं, या होंगे अपने आप को तैयार नहीं किया होगा। ये कुछ और लोग हैं, हम कुछ और काम करते हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चुनाव लड़ चुका था उस पीरियड में ना, तो उनको मुझे ये बताना पड़ा कि पापा मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, आप ये समझिए कि मैं अपने साथ एक पूरी भीड़ को साथ लेके चला हूँ। तो ये मेरी स्किल सेट है कि मैं लोगों को अपने साथ लेके चल सकता हूँ। कॉर्पोरेट में एक मैनेजर बनने के लिए मुझे यही करना है ना, मुझे लोगों को अपने साथ लेके जाना है। मैंने उनसे वो सब करवाया जो मैं करना चाहता था, कि चलो यहाँ पैनल लगाएंगे, यहाँ होर्डिंग लगाएंगे, यहाँ नारे लगाएंगे, यहाँ रास्ता रोक देंगे। ये काम राजनीति में की, लेकिन आप ये समझिए कि मैंने उस चीज को, आपने राजनीति देखी, मैंने ये देखा कि मेरा स्किल सेट है। मैं स्ट्रेटेजी बना सकता था उस दौर में भी कि मैं क्या करूंगा जिसका इम्पैक्ट लोगों पर होगा। मैंने इसलिए नुक्कड़ नाटक लिखा। मुझे ये पता है कि कहाँ रास्ता रोकने से सरकार हमारी बात मानेगी। तो ये स्ट्रेटेजी है। अब इसको पॉलिटिक्स हटा दीजिए, आप इसको टर्म्स में देखें तो स्ट्रेटेजी थी। स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी का एग्जीक्यूशन, एक टीम से वो करवाना, ये मैंने किया था। कॉर्पोरेट में मैंने अलग क्या किया है,
मैंने यही देखा कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ तक बिकना चाहिए, बिकने के लिए कैसे मैं कस्टमर तक पहुँचूंगा, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। मैंने वो स्ट्रेटेजी बनाई है, उस स्ट्रेटेजी को टीम को दिया है कि इसको हमें आगे करना है, एग्जीक्यूशन हुआ इसका। ये मेरी स्किल सेट है। ये समय लगता है, आपको कन्विंस करना पड़ेगा, समय लगेगा और उसके बाद होगा। अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करने के लिए मेरी जॉब में एक, जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में था तो मैंने एक साउथ एशिया कॉन्क्लेव किया था। साउथ एशिया कॉन्क्लेव करने के पीछे आइडिया ये था कि मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहा था जहाँ साउथ एशिया के जो इश्यूज़ हैं उस पर, चूँकि OUP जो पब्लिश करता है, हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हिस्सा थे, हम जो पब्लिश करते हैं वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा, और हमारे राइटर्स भी उसी तरह के होते हैं सारे। इशू मेरे को एज अ ब्रांड ये आ रहा था कि वहाँ पर सारे जो ऑथर्स हैं वो बुजुर्ग आ रहे हैं, 50 साल 60 साल, तो ब्रांड की इमेज बूढ़े ब्रांड की बननी शुरू हो गई थी। नए जो राइटर्स इन टॉपिक्स पर लिख रहे हैं वो जाते थे पेंगुइन हार्पर वगैरह में, तो हमें नए राइटर्स हमारे पास आ ही नहीं रहे थे। मेरे पास ये एक चैलेंज था, तो मुझे सबसे पहले ये एस्टैब्लिश करना था कि ऑक्सफोर्ड इज द सेम ब्रांड जो कि इस तरह की बात करता है, इसलिए ये इवेंट प्लान हुआ। मेरी पूरी टीम ने उस इवेंट को प्लान किया और हमने इसको एक्सक्लूसिव बना दिया कि इसमें वही आएगा जिसको हम इनवाइट करेंगे। अगर कोई आना चाहता है तो उसको हमें CV भेजना पड़ता था, राइटर को भी, राइटर मिनिस्टर को। मेरे पास पाकिस्तान तक से मिनिस्टर्स की रिक्वेस्ट आई हैं कि हम इस पर्टिकुलर सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमने उसको इतना एक्सक्लूसिव बनाया था क्योंकि मुझे उस ब्रांड को खड़ा करना है। लेकिन जब मैं इस इवेंट को खड़ा कर रहा था, इसका मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपको कि स्ट्रेटेजी तो एक साइड हो गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शोशेबाजी में यकीन नहीं करती है, यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। मेरे बॉस का कहना था कि इसको IISc में कराओ या किसी यूनिवर्सिटी में कराओ, और मेरा कहना था कि IISc और यूनिवर्सिटी में जाके वही बूढ़े ब्रांड की कहानी फिर से हो जाएगी। मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इसको 5 स्टार में कराना है। 1 साल तक ये प्रोजेक्ट अटका रहा। ये संभव, ये इसमें खुशकिस्मत था मैं कि मेरे और मेरे बॉस के बीच में ये था कि कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने कह दिया तो यही होगा, तुम मुझे कन्विंस करो। 1 साल मुझे बॉस को ये ब्रांड समझाने में लगा है कि देखिए ये ऑथर मेरे पास आ सकता था, ये ऑथर इस रीज़न से हमारे पास नहीं आया, कहीं और चला गया। मुझे ये दिखाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि हम मॉडर्न ब्रांड है, हम शोशेबाजी करते हैं, सब कुछ करते हैं क्योंकि ऑथर यही मांग रहा है, ये नीड है मार्केट की। 1 साल मुझे लगा बॉस को कन्विंस करने में। 1 साल के बाद ही सेड कि गो अहेड एंड डू इट, और वो इवेंट इस हद तक सक्सेसफुल हुआ कि मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई क्योंकि हम साउथ एशिया को करते थे। चाइना एम्बेसी की पूरी नज़र होती थी उस इवेंट पे, अमेरिकन एम्बेसी उस इवेंट की पे नज़र रखता था, और एम्बेसडर्स को भी मैं इनवाइट भेजता था, तभी आप आ सकते हैं। हमने उसको इतना बनाया। हालांकि मेरे छोड़ने के बाद फिर वो हुआ नहीं क्योंकि टीम को कोई मैनेज नहीं कर पाया इस तरीके से, वो खुद से बेहतर नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। अच्छा, अब ऑथर्स की बात करें तो साहित्य पर आते हैं। आप इतने सारे साहित्य उत्सवों में जाते हैं, कोई ऐसी घटना है जो आपको याद है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बताना चाहेंगे? हुई तो होगी, नहीं हुई? मजेदार घटना होता था, क्योंकि नाम हम उनका नहीं लेंगे, लेकिन बड़ा फेमस सा साहित्य उत्सव है जिसपे विवाद भी होते रहते हैं। हाँ, होते रहते हैं उनके वो लगभग तो अच्छा होते रहते, उत्सवों पे होते रहते हैं। हाँ, कि उन्होंने ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। तो वहाँ पे मेरा व्यंग्य के ऊपर एक सेशन था, तो हम लोग बैठे थे और ये दिन में 2 बजे के आसपास, यही नवंबर का महीना। लेकिन 2 बजे भी नवंबर में दिल्ली में तो आपको पता है धूप कैसी होती है, तो धूप थी थोड़ी सी, तो पसीने आ रहे थे। मेरे बगल में पानी की बोतल रखी हुई है, तो मैंने जैसे उठाया और लिया तो असल में गलती से पानी की जगह सोडा रख दिया था। तो रहते एकदम बुलबुले छूटे मुंह में। तो अब चूंकि सटायर का सेशन था तो मैंने कह दिया कि भाई आपने सिर्फ सोडे का इंतजाम किया, बाकी कहाँ है। अब ये लोग तो हंस दिया, लेकिन ऑर्गेनाइजर नाराज हो गए, कह रहे यार आपने स्टेज से हमारा मजाक बना दिया। प्लस उनके पोस्टर में किसी एक आदमी में सटायरिस्ट में स्टेयरिस्ट लिखा गया था, तो मैंने उसकी भी हंसी मजाक कर ली। तो उसके बाद मुझे 3-4 साल वहाँ बुलाया ही नहीं गया कि ये हमारे इवेंट का आपने मजाक उड़ाया, और मुझे ये लगता रहा कि आपने व्यंग्य का सेशन था, मैंने व्यंग्य ही किया है आपके साथ। तो ये हुआ है। बाकी एक मेरे साथ बहुत घटना होती है, अब तो लोगों को समझ में आने लगा तो कह सकता हूँ। इवेंट्स में जाता हूँ, मिलने आते हैं लोग और मैं पहचान नहीं पाता उनको, और जब नाम बताते हैं मुझे याद है, जैसे फेसबुक पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं तो मुझे कमेंट से उनके नाम याद है, लेकिन क्या होता है कि अब मैं प्रोफाइल नहीं देख रहा आपकी जाके, तो मैं आपकी डीपी चेक नहीं करता, तस्वीर नहीं देखता। प्लस कई बार लोगों ने डीपी कुछ और लगाई हुई है। अब मैं ऐसे नाटक करता हूँ कि जैसे मैं पहचान रहा हूँ। तो एक बार कोई एक आए ऐसे करे, नवीन भैया, तो मैं मिला और कैसे हो उससे बात की। फिर उसके साथ कोई और एक खड़ा था, वो ऐसे धीरे से कि मैं फलाना हूँ, तो मैं मिला उससे, कहता मैंने बुक पढ़ी है, नाइस। अच्छा, अब पहला वाला जिस जोश से मिला था मैं समझ गया कि तो मिला हुआ है मेरे से। तो दूसरे से मैंने कहा कि तो अपनी तो ये पहली मुलाकात है ना फ्रेंड होने के लिए। पहला वाला कहता है सर है तो अपनी भी पहली ही मुलाकात। ऐसा क्यों याद रहा? मेरे को भी ऐसे कुछ बोला था। अच्छा, आपका सब किया था, आपके साथ ही कर दिया मैंने। ओफो। हुआ होगा,
ये मेरे साथ होता है, खूब होता है। तो ये मैं कई बार इवेंट्स से मुझे यही डर होता है कि यार ये ऐसा ना हो जाए कोई मुझे पहचान रहा हो और मुझे शर्मिंदगी होती है। मैं ईमानदारी से बताऊं, बहुत से लोग मानते हैं कि नहीं यू नो आई एम दिस, तो मेरे साथ तो ये होना चाहिए, लेकिन मुझे शर्मिंदगी होती है कि अगर कोई मुझे पहचानता है और मैं उसे नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो हाँ, होता रहता है। लेकिन आपका ट्रैवलिंग का शौक पूरा हो रहा है ना इससे। आपने लिखा है ना किताब में कि ट्रैवलिंग करना चाहता था, पायलट बनना चाह रहा था, लेकिन पायलट बनने के अलग मुझे घूमने का खूब मौका मुझे नौकरी ने भी दिया, किताब ने भी दिया। अच्छा, इस किताब को आपने लिखा है तो आपने खुद भी कोई परिवर्तन किए अपने आप में? खुद से बेहतर आप कहाँ और कैसे हुए? परिवर्तनों के ऊपर तो पूरी किताब है। आपके परिवर्तन, ये मेरे परिवर्तनों पे ही है। जो मुझे लगा जिन चीजों को मुझे चेंज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उन चीजों को मैंने आइडेंटिफाई किया। कई बार तो मुझे पता नहीं था कि ये स्किल होती है, हमने सिर्फ अपने आप को बेहतर करना शुरू किया। तो उसको बेहतर करते हुए जब उसको स्ट्रक्चर्ड करना था तो मुझे दिखा कि हाँ ये चीज़ है। कुछ चीज़ों में कोई मेरे से ज़्यादा बेहतर था। जैसे मेरी वाइफ जो है वो सिचुएशन चेंज को ज़्यादा अच्छा हैंडल करती है मेरे से। मैंने उसका एग्जांपल भी इसमें डाला है। उसने किस तरह से अपने प्रेगनेंसी के बाद 5 साल के गैप को कवर करते हुए चेंजेस को स्वीकार किया है। तो ये हम काट के अलग से उनको भेज देंगे। हाँ खुश हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने जो है इसके बारे में बताया, मैंने उसका इसमें जिक्र किया। तो ये मैं उससे सीखा मैंने। तो एडेप्टेबिलिटी मेरे अंदर है, लेकिन कुछ लोगों मुझसे बेहतर है। ग्रोथ माइंडसेट की बात मैंने इसमें एक दोस्त के की है जो कि आपके राइवल मीडिया हाउस में है, तो मैं उनका नाम यहाँ नहीं लेता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक जो बताया वो बहुत अच्छी थी कि कैसे वो अपनी टीम को मैनेज करते हैं। काफ़ी हद तक मैं वैसा ही करता था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें नई थी। तो वो जो नई चीज़ें थी मैंने गलतियाँ की हैं। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं अपनी टीम, मैं भूल जाता हूँ कि मैं पहले उस पोस्ट पे था और मैं पूरी तरह से छोड़ देता हूँ। मेरे साथ ही शुरुआती दौर में नहीं होता था। मैं भूल नहीं पाता था कि मैं वहाँ था, मैं तो ये ऐसे करता था, मेरी टीम ऐसे क्यों नहीं कर रही है। तो जैसे मैं करता हूँ वैसे ही मैं उनसे उम्मीद करता था। ये मेरी कमी थी। उस चीज़ को मैंने इम्प्रूव किया। हाँ, तो मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया इसके अंदर कि नहीं मेरा काम हो गया, अब मेरा काम कुछ और है। और ऑक्सफोर्ड में आते आते मुझे लगता है कि मेरी ऑक्सफोर्ड में सक्सेस का जो सबसे बड़ा कारण रहा, वहाँ 3 प्रमोशन हुए मेरे 5 साल में। और मैं आया था एज अ सीनियर मैनेजर, वहाँ से साउथ एशिया हेड हुआ, फिर मैं ग्लोबल में गया। तो ये जो प्रमोशंस हुए उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण रहा कि मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे टीम को फ्री छोड़ना है। मैंने उनको आइडिया दे दिया, नाउ लेट देम डू इट। टीम का भरोसा मुझ पर बन गया, मेरा भरोसा टीम पे बना, वो अपने आप इवॉल्व हुए। ऐसे ही मैं स्ट्रेटेजी पे ज़्यादा टाइम दे पाया। जब तक मैं टीम के पीछे दौड़ रहा हूँ मैं स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहा। तो ये बेहतरी मैंने दूसरों से भी सीखी ही है और अभी भी मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि मैं भूल जाता हूँ लोगों को, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे याद रह जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और याद दीपाली थी, इससे तो बात हुई थी और स्ट्रक्चर में अभी भी अपने आप को रोज स्ट्रक्चर्ड करने की कोशिश करता हूँ, जितना ज़्यादा मैं अपने काम को स्ट्रक्चर कर सकूँ। ये प्रयास मेरा आज भी होता है। तो आप क्या चाहते हैं, लोग आपका उपन्यास पहले पढ़ें जो आपने लिखे थे, या ये किताब पहले पढ़ें? मतलब पहले उपन्यास पढ़ें और फिर खुद से बेहतर होने की कोशिश करें, पहले खुद से बेहतर हो जाएं फिर उपन्यास पढ़ें? इसमें मैं फिर कहूँगा कि आप अपनी प्राथमिकता तय करिए कि इस वक्त अगर आपको लगता है कि आप करियर के ऐसे दौर में हैं जहाँ पर कि आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, तो पहले ये किताब पढ़िए। अगर आप ऐसे दौर में हैं जहाँ पे कि आपको थोड़ा सा आराम, कुछ नई चीज़ समझनी है, सीखनी है, थोड़ा मज़ेदार कुछ पढ़ना है, तो आपको पहले उपन्यास पढ़ लेना चाहिए। तो ये फिर से आपकी प्राथमिकता पर है। मैंने आपको सब कुछ दिया है, आपको तय करना है कि आपको कौन सी चीज़ पहले करनी है। हाँ, दोनों साथ कर देंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, रॉयल्टी मिल जाएगी थोड़ी। खैर अब तो ये तो पाठक तय करेंगे कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, पहले उपन्यास पढ़ेंगे या पहले किताब पढ़ना चाहते हैं। खैर अब हम जब इस पॉडकास्ट के आखिर में आ रहे हैं तो 2 सवाल और हैं। एक सवाल तो है कि एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर लोग जब सेल्फ हेल्प जैसी किताबों के बारे में बात करते हैं तो पूछते हैं कि आप खुद को 5 साल में कहाँ देखते हैं? आप क्योंकि जब आप राजनीति की भी बात कर रहे हैं तो आप आने वाले 5 साल में इस देश की राजनीति को कहाँ देखते हैं? मुझे, मतलब पॉजिटिव हूँ मैं, नॉर्मली पॉजिटिवली सोचता हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल के अंदर अभी जो नफरत वाला आम चुनाव भी आ जाएंगे। हाँ, ये जो नफरत वाला दौर है मैं ये कम होते देखना चाहता हूँ। ये जो सोशल मीडिया पे मैं लोगों को लड़ते फिरते देखता हूँ, मैं इसको कम होते देखना चाहता हूँ इस क्षेत्र में। दूसरा जो पॉजिटिव चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा काम हुआ है। रोजगार इस बीच में कम हुए हैं, लेकिन जिस तरह के काम हो रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें सही दिशा में गई तो रोजगार की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आएगी। तो एक ये किताब लिखे जाने का कारण ये भी है, इसमें एक चैप्टर में मैंने पूरी इंडस्ट्री की बात की है। जैसे मेक इन इंडिया की बात हो रही है, सरकार कह रही है मेक इन इंडिया अभी उस तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। आपने कई ऐसी इंडस्ट्री के नाम भी लिखे हैं जो आगे जाके ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाला है। तब मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की, ऑटोमोबाइल की होनी है, फोन्स की होनी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की होनी है, आपको नज़र रखनी पड़ेगी, ये ग्रो करेगा। तो मुझे लगता है 5 साल में ये होगा।
रिन्यूएबल एनर्जी अब दुनिया भर में इशू बन चुका है। भारत में सिर्फ आप सोलर एनर्जी पे देखें तो सडनली पिछले 5 साल के अंदर आपको बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। इवन पीएम सोलर योजना जो है वो शुरू हो चुकी है, या मुझे एग्जैक्ट हो सकता है नाम कुछ और हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी एक सोलर योजना शुरू की हुई है। तो ये आपको आने वाले समय में इस एनर्जी सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ दिखेगी। तो मुझे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र दिख रहे हैं जहाँ सस्टेनेबिलिटी आती हुई दिख रही है, एनवायरनमेंट कुछ चीज़ों में बेहतर होगा। जो नेगेटिव अभी है वो लोगों के बीच का जो झगड़ा है वो मैं चाहता हूँ कि कम हो जाए, बाकी देश आगे बढ़ता दिख रहा है। और साहित्य के क्षेत्र में जो रिश्ते हैं जो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो बनते बिगड़ते रहने चाहिए, रस बना रहता है। मुझे लगता है उसमें रस बना रहता है। झगड़े खत्म होंगे या खत्म होने चाहिए? साहित्य के झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। ये पहले भी होते थे, अब सोशल मीडिया पे हमें ज्यादा दिखता है, लेकिन वो रस बना रहना चाहिए, श्रृंगार से वीर में, हाँ होते रहना चाहिए, रस बना रहना चाहिए इसमें। तो मतलब साहित्य के झगड़े श्रृंगार से वीर में अगर जा रहे हैं तो कितना भी लड़े, अगर हम अच्छा साहित्य रच रहे हैं, हम पाठक को वो दे पा रहे हैं। अगर हम इससे बाहर निकल रहे हैं, जो एक कमी है कि मेरा लिखा बेहतर बाकी सबका बकवास, इससे बाहर आ जाए और ये माने कि जो भी लिखा जा रहा है वो ठीक है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, ये स्वीकार्यता अगर हमने कर दी तो फिर आपस में बाल खींचो, लड़ो मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छा साहित्य रचो, पाठकों को अच्छी चीज। यार लेकिन बहुत अच्छी चीज़ जो इस किताब में से मैंने भी ली है वो ये है कि, और इस किताब का टाइटल भी है कि खुद से बेहतर, तो सबसे अच्छी बात यह है कि हर व्यक्ति ये जरूर सीख ले कि वो किसी और से कंपटीशन में नहीं है, वो खुद के कंपटीशन में। तो हर दिन हम खुद को कैसे बेहतर बना रहे हैं। मैंने अपनी किसी भी किताब में किसी राइटर से कंपटीशन नहीं किया है। हाँ। सेल्स के बारे में सोचता हूँ कि उससे ज़्यादा हो जाती तो ठीक होता, लेकिन मुझे हर बार ये लगता है कि मेरी पिछली किताब से ज़्यादा क्या ये किताब बिकेगी। तो जनता स्टोर जब आई थी तो जनता स्टोर बेस्टसेलर में आई, और जब ढाईचाल आई तो जनता स्टोर को जो हमने 1 साल में बेचा था वो हमने 12 दिन में बेचा है। तो ये हमारा एक नंबर्स में आया था। तो ये मुझे लगता है कि ये किताब भी इसी तरह से उन दोनों किताबों से आगे जाए, तो मुझे ही उससे आगे बढ़ना है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं भी अभी खुद से बेहतर महसूस कर रही हूँ। थैंक यू। अच्छा लगा, मज़ा आया, और मुझे लगता है कि लोग भी इस किताब को पढ़ेंगे, खुद से बेहतर। नवीन चौधरी जी की किताब है, अनबाउंड स्क्रिप्ट से आई है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस किताब के लिए और आने वाली आपकी प्रेम कविताओं प्रेम कथा अच्छा, कविताएं नहीं लिखता, कविताएं नहीं लिखता, प्रेम कथाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।